हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ज्ञान विद्यापीठ चैनल। हम लोग बिहार स्पेशल सीरीज शुरू कर रहे हैं, जिसे हम लोग इम्तियाज अहमद सर के ऑब्जेक्टिव बुक से कवर करेंगे। बीपीएससी में बिहार स्पेशल से लगभग 30+ क्वेश्चन पूछे जाते हैं, सो ये सीरीज आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होगी। आज हम लोग प्राचीन बिहार के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। यदि आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। हम लोग का फर्स्ट क्वेश्चन है, राजनीति रत्नाकर पुस्तक के लेखक हैं। तो सही उत्तर हो जाएगा ए यानी चंदेश्वर। तो राजनीति रत्नाकर के पुस्तक के लेखक कौन है? तो चंदेश्वर। इसका एक्सप्लेनेशन देखें तो मिथिला राजा के मंत्री चंदेश्वर ने अपनी रचना राजनीति रत्नाकर में राज के ब्रह्म नीति का आधार मंडल सिद्धांत बताया है। यह भी शाड्य गुण्य सिद्धांत और साम दान भेद और दंड के उपायों के प्रयोग का परामर्श देता है। तो राजनीति रत्नाकर के लेखक कौन है? तो चंदेश्वर है। इसके अलावा यदि हम बात करें विद्यापति के, तो विद्यापति को मैथिल कवि कोकिल कहा जाता है। और इसकी रचना की बात करें तो कृतिलता और कृतिपता का विद्यापति जी के रचना है। और जेतेश्वर की बात करें तो वर्ण रत्नाकर जेतेश्वर जी की रचना है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। कौटिल्य की पुस्तक अर्थशास्त्र किस विषय पे आधारित है? ये बीपीएससी 2018 में पूछा गया है 63rd में। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बी यानी शासन कला के सिद्धांत और अभ्यास पे। तो कौटिल्य की पुस्तक अर्थशास्त्र किस विषय पर आधारित है? तो शासन कला के सिद्धांत और अभ्यास पे। और यदि कौटिल्य की बात करें, इसका अन्य नाम क्या है? तो विष्णुगुप्त और चाणक्य। और ये कौन थे? तो ये चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री रह चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, उद्वंत प्रकाश के लेखक हैं। तो सही उत्तर जगह है यानी मौलिक कवि। नेक्स्ट क्वेश्चन, मौर्यकालीन स्थापत्य कला के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा पाटलिपुत्र से, बराबर से और राजगृह से, यानी ऑप्शन डी यानी उपयुक्त सभी ऑप्शन सही है। तो मौर्यकालीन स्थापत्य कला के साक्ष्य कहाँ कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो पाटलिपुत्र से, बराबर से और राजगृह से। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार पे घर वालों के अधिपत्य का प्रमाण मिलता है। तो बिहार पे घर वालों के अधिपत्य का प्रमाण कहां से मिलता है? तो मनेर तामपत्र से मिलता है। बिहार के किस तुर्क राजवंश के अभिलेख प्राप्त हुए हैं? तो सही उत्तर जगह सी यानी तुगलक वंश के अभिलेख प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार के किस क्षेत्र के संबंध में बासातिनुल उन्स एक मूल्यवान स्रोत है? तो सही उत्तर जाएगा ए यानी तिरहुत। तो बिहार के किस क्षेत्र के संबंध में बासातिनुल उष्ण का मूल्यवान स्रोत है? तो ये तिरहुत। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार आने वाले महत्वपूर्ण चीनी यात्री का नाम है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा डी यानी उपयुक्त सभी, यानी फाहियान, युआनचुआंग और इत्सिंग। और यदि बात करें फाहियान किसके काल में आया था? तो चंद्रगुप्त द्वितीय के काल में आया था। और युआनचुआंग की बात करें तो इसके किसके शासनकाल में आया था? तो हर्षवर्धन के शासनकाल में आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है, मुगल काल में बिहार आने वाला प्रथम विदेशी यात्री था। तो सही उत्तर जाएगा ए यानी मुल्ला तकिया थे। यानी मुगल काल में बिहार आने वाला प्रथम विदेशी यात्री कौन थे? तो मुल्ला तकिया। और यदि बात करेगा प्रथम ब्रिटिश जो बिहार आए थे कौन थे? तो राल्फ फिच। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित यूरोपीय यात्रियों में कौन बिहार नहीं आया था? तो इसका सही उत्तर जाएगा सी यानी फ्रांसिया बर्निए नहीं आया था। तो इसके अलावा कौन कौन आए थे? तो मेनेडिक आए हुए हैं, जॉन मार्शल भी आए हुए थे और पीटर मुंडी भी आए हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, बारिस्ताने गेवी किसकी रचना है? तो सही उत्तर हो जाएगा बी यानी मिर्जा नाथन की। तो बारिस्ताने गेवी किसकी रचना है? तो मिर्जा नाथन की। और यदि बात करें यहाँ पे मुल्ला तकिया की ऑप्शन की, तो ये मुगल काल में बिहार आने वाले प्रथम विदेशी थे, जो कि ऊपर हम लोगों ने पढ़ रखा भी। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राचीन बिहार के इतिहास की जानकारी के मुख्य स्रोत हैं। तो सही उत्तर हो जाएगा डी यानी ए भग्नावशेष, यात्रा वृत्तांत, अभिलेख, सिक्के और धार्मिक ग्रंथ, यानी सभी ऑप्शन सही हैं। तो प्राचीन बिहार के इतिहास के जानकारी के क्या क्या स्रोत हैं? तो भग्नावशेष, यात्रा वृत्तांत, अभिलेख, सिक्के और धार्मिक ग्रंथ। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राचीन पाटलिपुत्र के संबंध में जानकारी के स्रोत हैं। तो क्या क्या स्रोत हैं? तो भग्नावशेष, यात्रा वृत्तांत और धार्मिक ग्रंथ, यानी उपयुक्त सभी सही है। तो प्राचीन पाटलिपुत्र के संबंध में जानकारी के क्या क्या स्रोत हैं? तो भग्नावशेष,
यात्रा वृत्तांत और धार्मिक ग्रंथ। बिहार में मौर्यकालीन अभिलेख प्राप्त हुए हैं, तो कहाँ कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो लोरिया अरिराज से, लोरिया नंदनगढ़ से, सासाराम से और रामपुरवा से। तो सही उत्तर हो जाएगा सी 2, 3, 4, 5। तो बिहार में मौर्यकालीन अभिलेख प्राप्त कहाँ कहाँ से हुए? तो लोरिया अरिराज से, लोरिया नंदनगढ़ से, सासाराम से और रामपुरवा से। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। अशोक का लघु शिलालेख फर्स्ट प्राप्त हुआ है, तो ये कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो सासाराम से। तो अशोक का लघु शिलालेख फर्स्ट कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो सासाराम से। नेक्स्ट, बिहार से प्राप्त मौर्यकालीन अभिलेखों की भाषा है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बी यानी प्राकृत। तो मौर्यकालीन अभिलेख की भाषा क्या थी? तो प्राकृत। और संस्कृत जो ऑफिशियल लैंग्वेज थी, ये गुप्त काल की ऑफिशियल लैंग्वेज थी संस्कृत। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार से प्राप्त मौर्यकालीन अभिलेखों की लिपि है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सी यानी ब्राह्मी। तो मौर्यकालीन अभिलेख की लिपि क्या थी? तो ब्राह्मी। और अभिलेख की भाषा क्या थी? प्राकृत। नेक्स्ट क्वेश्चन, मृत्यु अहवाल किसकी रचना है? तो सही उत्तर हो जाएगा सी यानी मुल्ला बहबहानी की है। तो मृत्यु अहवाल किसकी रचना है? तो मुल्ला बहबहानी की। नेक्स्ट क्वेश्चन, मध्यकालीन मिथिला के इतिहास के स्रोत में महत्वपूर्ण है, तो सही उत्तर हो जाएगा कीर्तिलता, कीर्ति पताका, वर्ण रत्नाकर यानी उपयुक्त सभी। तो कीर्तिलता और कीर्ति पताका किसकी रचना है? तो विद्यापति की। और वर्ण रत्नाकर किसकी है? तो जितेश्वर जी के। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार में धातु प्रस्तर युगीन अवशेष मिले हैं, तो ये कहाँ कहाँ से मिले हैं? तो चिरौंद जो कि छपरा में है, चेचर जो कि वैशाली एवं सोनपुर से मिले, और मनेर से। तो बिहार में धातु प्रस्तर युगीन अवशेष कहाँ कहाँ से मिले? तो चिरौंद, चेचर और मनेर। तो सही उत्तर हो जाएगा डी अनुपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार के नवादा जिले के अपसज से प्राप्त अभिलेख में किस राजवंश के बारे में जानकारी मिलती है? तो सही उत्तर हो जाएगा यानी प्रवर्ती गुप्त वंश की जानकारी मिलती है। तो बिहार के नवादा जिले के अपसर से प्राप्त अभिलेख में किस राजवंश के बारे में जानकारी मिलती है? तो प्रवर्ती गुप्त वंश के बारे में जानकारी मिलती है। पाल वंश के संस्थापक कौन थे? तो गोपाल। और हरियक वंश के संस्थापक कौन थे? तो बिंबिसार। और मौर्य वंश के तो चंद्रगुप्त मौर्य। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम लोग। प्रांत के आरा से प्राप्त देव बरनाक का लेख तथा शाहपुर जो कि पटना में एवं मंदार जो कि बांका से प्राप्त लेखों में जानकारी मिलती है। तो सही उत्तर जगह डी यानी प्रवर्ती गुप्त वंश के बारे में जानकारी मिलती है। तो प्रवर्ती गुप्त वंश के बारे में जानकारी कहाँ कहाँ से मिलती है? तो बिहार प्रांत के आरा से प्राप्त देव बरनाक का लेख तथा शाहपुर एवं मंदार से प्राप्त लेखों से जानकारी मिलती है। तो देव बरनाक के अभिलेख में प्रवर्ती गुप्त शासक देवगुप्त, विष्णुगुप्त एवं जीवित गुप्त द्वितीय का नाम मिलता है। तो देव बरनाक के अभिलेख में किन प्रवर्ती गुप्त शासक का नाम मिलता है? तो देवगुप्त, विष्णुगुप्त एवं जीवित गुप्त। ये चीज याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पाल शासकों के बारे में जानकारी मिलती है, तो सही उत्तर हो जाएगा देवपाल के मुंगेर अभिलेख से, नारायण पाल का भागलपुर ताम्र प्रता अभिलेख से, महिपाल प्रथम के नालंदा एवं मुजफ्फरपुर अभिलेख से। तो पाल शासकों के बारे में जानकारी कहाँ कहाँ से मिलती है? तो देवपाल के मुंगेर अभिलेख से, नारायण पाल का भागलपुर ताम्र पत्र अभिलेख से, महिपाल प्रथम के नालंदा एवं मुजफ्फरपुर अभिलेख से। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार के लिए सर्वाधिक प्राचीन साहित्यिक स्रोत है, तो सही उत्तर जाएगा अथर्ववेद। तो बिहार के लिए सर्वाधिक प्राचीन साहित्यिक स्रोत क्या है? तो अथर्ववेद। नेक्स्ट, बिहार में स्थित महाजनपदों के बारे में जानकारी मिलती है, तो कहाँ से मिलती है? तो अंगुत्तर निकाय से मिलती है। तो बिहार में स्थित महाजनपद के बारे में जानकारी कहाँ से मिलती है? तो अंगुत्तर निकाय से। नेक्स्ट क्वेश्चन, नालंदा के सराय टीला में उत्खनन से प्राप्त हुआ है, तो क्या प्राप्त हुआ है? तो पाल काल का बौद्ध विहार प्राप्त हुआ है। तो नालंदा के सराय टीला में उत्खनन से क्या प्राप्त हुआ है? तो पाल काल का बौद्ध विहार। नेक्स्ट क्वेश्चन, बौद्ध साहित्य विनय पिटक एवं दीर्घ निकाय से जानकारी मिलती है, तो क्या जानकारी मिलती है? तो मगध के राजतंत्र एवं वैशाली के गणतंत्रों के बारे में तथा मौर्योत्तर बिहार के बारे में जानकारी मिलती है। और ये दोनों जानकारी कहाँ से मिलती है? तो बौद्ध साहित्य विनय पिटक एवं दीर्घ निकाय से मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28।
बिहार में बड़े पैमाने पे उत्खनन कार्य करवाने वाला तथा कई प्राचीन स्थलों की खोज करने वाले पुरातत्ववेत्ता थे। तो ये कौन थे? तो कनिंघम थे। तो कनिंघम कौन थे? तो बिहार में बड़े पैमाने पर उत्खनन कार्य करवाने वाला तथा कई प्राचीन स्थलों की खोज करने वाले पुरातत्ववेत्ता थे। नेक्स्ट क्वेश्चन 29, नालंदा में स्थित बड़ा गांव यानी नालंदा महाविहार का पता किसने लगाया था? तो सही उत्तर जगह बी यानी कनिंघम ने लगाया था। तो नालंदा में स्थित बड़ा गांव का पता किसने लगाया था? तो कनिंघम ने। इसके डिस्कशन देख लें तो वहां से 2 अभिलेखों भी मिले हैं जिन पे नालंदा का नाम उत्कीर्ण है। बिहार शरीफ में कुमार गुप्त प्रथम और स्कंद गुप्त का प्रसिद्ध स्तंभ भी प्राप्त हुआ है। तो कुमार गुप्त प्रथम और स्कंद गुप्त का प्रसिद्ध स्तंभ कहां से प्राप्त हुआ है? तो बिहार शरीफ से। कनिंघम ने बोध गया के मंदिर को भी खोजा था। तो कनिंघम ने अधिक क्वेश्चन पूछ दिया कि बोध गया के मंदिर की खोज किसने किया? तो कनिंघम ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, पुरातत्ववेत्ता कनिंघम ने बिहार में खोज की। तो क्या खोज की? तो केसरिया स्तूप जो कि चंपारण में है, लोरिया अरेराज का अशोक स्तंभ, बसाठ के अवशेषों के आधार पर वैशाली के प्राचीन स्थल यानी सभी कनिंघम ने बिहार में खोज की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विदेह के राजा जनक ने निष्क्रिय सुवर्ण या शतनाम उपहार में दिए, यह कहाँ वर्णित है? तो सही उत्तर जगह है वृहद आरण्यक उपनिषद में ये वर्णित है। तो वृहद आरण्यक उपनिषद में क्या वर्णित है? तो विदेह के राजा जनक ने निष्क्रिय सुवर्ण या शतनाम उपहार में दिए। नेक्स्ट, बिहार से प्राप्त मौर्य अभिलेखों की लिपि है। तो इसका सही उत्तर जाएगा उपयुक्त में कोई नहीं। तो इसका लिपि का कौन सी लिपि थी? तो ब्राह्मी लिपि थी। यानी बिहार से प्राप्त मौर्य अभिलेखों की लिपि क्या थी? तो ब्राह्मी। नेक्स्ट, बिहार से प्राप्त पहला द्विभाषी अभिलेख किस मध्यकालीन शासक से संबंधित है? तो सही उत्तर जगह बी यानी शेरशाह से संबंधित। यानी बिहार से प्राप्त पहला द्विभाषी अभिलेख किस मध्यकालीन शासक से संबंधित था? तो शेरशाह से। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह पहला मुगल शासक कौन था जिसके अभिलेख बिहार में मिले हैं? तो ये कौन थे? तो अकबर थे। तो सही उत्तर जाएगा सी यानी पहला मुगल शासक जिसका अभिलेख बिहार में मिले कौन थे? तो अकबर। नेक्स्ट, बौद्ध धार्मिक साहित्य में कौन ग्रंथ प्राचीन बिहार के इतिहास के संबंध में जानकारी का यह स्रोत है? तो सही उत्तर जगह बी यानी दीर्घ निकाय। तो बौद्ध धार्मिक साहित्य में कौन ग्रंथ है जिसका प्राचीन बिहार के इतिहास से संबंध की जानकारी की स्रोत है? तो दीर्घ निकाय। नेक्स्ट क्वेश्चन, सियर उल मुताखरीन की रचना किसने की? तो सही उत्तर जगह है गुलाम हुसैन तबतबाई ने। तो सियर उल मुताखरीन की रचना किसने की थी? गुलाम हुसैन तबतबाई। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, मध्यकालीन बिहार से संबंधित इन स्रोतों को सही सम्मिलित करें। रचना और रचनाकार देखते हैं। रियाज उस लातिन के रचनाकार कौन है? तो गुलाम हुसैन सलीम यानी 1 का 2। तारीखे शेरशाही के रचनाकार कौन है? तो अब्बास सरवानी। वाकियाते मुस्ताकी के रचनाकार कौन है? तो रिजकुल्लाह। अफसनाए शाह के रचनाकार कौन है? तो डी का 5 शेख कबीर। और बसानितुन उस्न के रचनाकार कौन है? तो इख्तिसाम देहलवी। रियाज उस लातिन किसने लिखा है? तो गुलाम हुसैन सलीम ने। तारीखे शेरशाही किसने लिखा है? तो अब्बास सरवानी ने। वाकियाते मुस्ताकी किसने लिखा? तो रिजू कुल्लाह ने। अफसनाए शाह किसने लिखा? तो शेख कबीर ने। और बसातिनुल उस्न किसने लिखा है? तो इख्तिसाम देहलवी ने। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। मुल्ला भवानी यात्री थे। तो ये कहाँ के यात्री थे? तो ईरान के थे। तो मुल्ला भवानी कहाँ के यात्री थे? तो ईरान के। तो एक्सप्लेनेशन में देखते हैं। तो मुल्ला भवानी के यात्री वृत्तांत से आधुनिक बिहार के बारे में जानकारी मिलती है। तो मुल्ला भवानी के यात्री वृत्तांत से क्या जानकारी मिलती है? तो आधुनिक बिहार के बारे में जानकारी मिलती है। नेक्स्ट, आधुनिक बिहार के अध्ययन के लिए स्रोत है। तो सही उत्तर हो जाएगा फ्रांसिस बुकानन द्वारा संकलित विभिन्न रिपोर्ट, डिस्ट्रिक्ट गजेटियर, लैंड सर्वे एंड सेटलमेंट रिपोर्ट, फोर्ट विलियम इंडिया हाउस कॉरेस्पॉन्डेंस सीरीज। यानी उपयुक्त सभी ऑप्शन सही है। तो आधुनिक बिहार के अध्ययन के स्रोत क्या क्या है? तो फ्रांसिस बुकानन द्वारा संकलित विभिन्न रिपोर्ट, डिस्ट्रिक्ट गजेटर, लैंड सर्वे एंड सेटलमेंट रिपोर्ट, फोर्ट विलियम इंडिया हाउस कॉरेस्पॉन्डेंस सीरीज। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौटिल्य के अर्थशास्त्र में किस पहलू पे प्रकाश डाला गया है? तो सही उत्तर जगह बी यानी राजनीति नीतियों पे प्रकाश डाला गया है। नेक्स्ट, अपशद जो कि नवादा में से प्राप्त एक मंदिर का
भग्नावशेष प्राप्त हुआ है, इसके दीवारों पर कथा दृश्य अंकित है। तो किसका कथा दृश्य अंकित है? तो रामायण के। तो अपसड़ से प्राप्त एक मंदिर भग्नावशेष प्राप्त हुआ है, इस दीवारों पे कथा दृश्य किसका अंकित है? तो रामायण के। लोग का पूर्व ऐतिहासिक बिहार, इससे पहले हम लोगों ने पढ़ा था इतिहास के स्रोत। तो अब हम लोग आगे देखते हैं पूर्व ऐतिहासिक बिहार से संबंधित ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। पहला है, बिहार में पूर्व ऐतिहासिक काल का आरंभ होता है अनुमानतः तो कब होता है? तो सही उत्तर हो जाएगा सी, यानी 40,000 ईसा पूर्व। तो बिहार में पूर्व ऐतिहासिक काल का आरंभ कब होता है? तो लगभग 40,000 ईसा पूर्व। नेक्स्ट, बिहार में पूर्व ऐतिहासिक काल के अवशेषों में प्राप्त हुए हैं, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा डी, यानी कुल्हाड़ियों के फलक, चाकू एवं खुरपी और मृद भांड। तो बिहार में पूर्व ऐतिहासिक काल के अवशेषों में क्या क्या प्राप्त हुआ है? तो कुल्हाड़ियों के फलक, चाकू एवं खुरपी और मृद भांड। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार में आदि मानव के निवास के आरंभिक साक्ष्य कहाँ प्राप्त हुए हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, यानी मुंगेर एवं नालंदा से प्राप्त हुए हैं। तो बिहार में आदि मानव के निवास के आरंभिक साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो मुंगेर एवं नालंदा से। नेक्स्ट, बिहार में आदि मानव के उपस्थिति के आरंभिक साक्ष्य किस युग के हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा यानी पूर्व प्रस्तर युग। तो बिहार में आदि मानव के उपस्थिति के आरंभिक साक्ष्य किस युग के हैं? तो पूर्व प्रस्तर युग के हैं। नेक्स्ट, बिहार में मध्यवर्ती प्रस्तर युग के साक्ष्य मिले हैं। तो क्या साक्ष्य मिले हैं? तो मुंगेर से मिले हैं। तो बिहार में मध्यवर्ती प्रस्तर युग के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? तो मुंगेर से मिले हैं। नेक्स्ट, बिहार में चिरांद जो कि सारण में एवं चेचर जो कि वैशाली में से किस युग के अवशेष प्राप्त हुए हैं? तो सही उत्तर हो जाएगा डी, यानी नव प्रस्तर युग के अवशेष प्राप्त हुए हैं। तो नव प्रस्तर युग के अवशेष कहाँ से प्राप्त हुए? तो बिहार में चिरांद एवं चेचर से। नेक्स्ट, बिहार में ताम्र प्रस्तर युग के प्रवृत्ति चरण के अवशेष कहाँ से प्राप्त हुए? तो सही उत्तर हो जाएगा चिरांद से, चेचर से और सोनपुर एवं मनेर से। तो ताम्र प्रस्तर युग के प्रवृत्ति चरण के अवशेष कहाँ से प्राप्त हुए? तो चिरांद से, चेचर से, मनेर एवं सोनपुर से। ऐतिहासिक काल का आरंभ। तो पहला क्वेश्चन है, बिहार सहित पूर्वी भारत में आर्यों का आगमन हुआ था अनुमानतः कब हुआ था? तो लगभग 800 ईसा पूर्व, जो कि उत्तर वैदिक काल में है। तो बिहार सहित पूर्वी भारत में आर्यों का आगमन लगभग कब हुआ था? तो 800 ईसा पूर्व। और ये किस काल में? उत्तर वैदिक काल में। नेक्स्ट, बिहार सहित पूर्वी भारत में आर्यों के विस्तार में सहायक था। तो सही उत्तर जगह बी, यानी लोहे का उपयोग। तो बिहार सहित पूर्वी भारत में आर्यों के विस्तार में क्या सहायक था? तो लोहे का उपयोग। नेक्स्ट, श्रुति तथा किंवदंती के अनुसार महाभारत युग के समय बिहार में मुख्य राज कौन थे? तो सही उत्तर जगह सी, यानी मगध तथा विदय, अंग एवं लिच्छवी। तो श्रुति एवं किंवदंती के अनुसार महाभारत के समय बिहार में मुख्य राज कौन कौन थे? तो मगध तथा विदय, अंग एवं लिच्छवी। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेद के किस ग्रंथ में बिहार के विदेह राज्य में आर्यों के आगमन तथा निवास का साक्ष्य विवरण मिलता है? तो सही उत्तर हो जाएगा ए, यानी शतपथ ब्राह्मण। तो वेद के किस ग्रंथ में बिहार के विदेह राज्य में आर्यों का आगमन तथा निवास का साक्ष्य मिलता है? तो शतपथ ब्राह्मण से मिलता है। विदेह की प्रथम चर्चा शतपथ ब्राह्मण से मिलती है। तो विदेह की प्रथम चर्चा कहाँ से मिलती है? तो शतपथ ब्राह्मण से। नेक्स्ट, बिहार का कौन सा प्राचीन राज्य आरंभ में बहुत दिनों तक आर्यावर्त के बाहर था तथा अनार्य जाति के लोगों का आवास स्थल था? तो सही उत्तर जगह सी, यानी ये मगध थे। तो बिहार का कौन सा प्राचीन राज्य जो कि आरंभ में बहुत दिनों तक आर्यावर्त से बाहर था तथा अनार्य जाति के लोगों का आवास स्थल रहा था? तो ये मगध थे। नेक्स्ट, बिहार में उपनिषद काल में ब्राह्मण धर्म तथा ज्ञान का महान केंद्र था। तो ये कौन थे? तो ये विदेह थे। तो बिहार में उपनिषद काल में ब्राह्मण धर्म तथा ज्ञान का महान केंद्र कौन था? तो ये विदेह थे। इसका एक्सप्लेनेशन देखें तो विदेह के राजा जनक प्रसिद्ध दार्शनिक थे। तो विदेह के राजा जनक क्या थे? प्रसिद्ध दार्शनिक थे। यह राज्य व्याकरण, साहित्य, दर्शन शास्त्र का महत्वपूर्ण केंद्र था। नेक्स्ट, अथर्ववेद में वार्त्य शब्द का प्रयोग किस राज्य के लोगों के लिए किया गया है? तो सही उत्तर हो जाएगा बी, यानी मगध राज्य के लोगों के लिए वार्त्य शब्द का प्रयोग किया गया है। अथर्ववेद के एक सूक्त में पहली बार मगध का वर्णन मिलता है। तो क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि किस में पहली बार मगध का वर्णन मिलता है? तो अथर्ववेद के एक सूक्त में। नेक्स्ट,
बिहार का कौन सा राज्य उत्तर वैदिक काल का एक महत्वपूर्ण राज्य था? सही उत्तर हो जाएगा डी यानी विदेह। तो विदेह बिहार का उत्तर वैदिक काल का एक महत्वपूर्ण राज्य था। नेक्स्ट, बिहार के भौगोलिक क्षेत्र की चर्चा सर्वप्रथम किस साहित्यिक रचना से मिलती है? तो सही उत्तर जगह डी यानी शतपथ ब्राह्मण से मिलती है। तो शतपथ ब्राह्मण से बिहार के भौगोलिक क्षेत्र की चर्चा सर्वप्रथम मिलती है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम लोग का महाजनपद। तो पहला क्वेश्चन, छठी शताब्दी ईसा पूर्व में भारत में 16 महाजनपदों का उदय हुआ। तो कितने महाजनपदों का उदय हुआ था? तो 16 महाजनपदों के। इनमें से कितने महाजनपद वर्तमान बिहार के क्षेत्रों में स्थित है? इसका सही उत्तर हो जाएगा 3, यानी 3 क्षेत्र हैं जो कभी प्रेजेंट बिहार में इन 16 महाजनपदों में से स्थित है। तो ये कौन कौन है? तो 16 महाजनपदों के बारे में जानकारी बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय से मिलती है। तो 16 महाजनपदों के बारे में जानकारी कहाँ से मिलती है? तो बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय से मिलती है। 3 महाजनपद कौन कौन है प्रेजेंट में? तो ये जनपद है अंग, जो कि जिसकी राजधानी क्या थी? चंपा। और ये भी किस क्षेत्र में है? तो भागलपुर और मुंगेर में। दूसरा कौन है? तो मगध, जिसकी राजधानी क्या होती थी? गिरिब्रज, और जिसे राजगिरी भी बोलते थे। और ये किस किस क्षेत्र में भी आते हैं प्रेजेंट में? तो पटना, गया, और इसके अलावा वज्जी, जिसकी राजधानी वैशाली थी, और ये मुजफ्फरपुर एवं दरभंगा के आसपास के क्षेत्र में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न से कौन सा महाजनपद वर्तमान बिहार के क्षेत्र में स्थित नहीं था? तो सही उत्तर हो जाएगा सी, यानी वत्स नहीं था। और कौन कौन थे? तो अंग थे, वज्जी थे और मगध थे। नेक्स्ट, बिहार के किन क्षेत्रों में अंग महाजनपद स्थित था? तो ये कहाँ थे? भागलपुर एवं मुंगेर। और तो अंग जनपद की राजधानी कहाँ थे? तो चंपा थे। नेक्स्ट, अंग महाजनपद की राजधानी थी, तो सही उत्तर हो जाएगा चंपा। तो बुद्ध के समय तक चंपा की गणना भारत के 6 महानगरियों में की जाती थी। तो बुद्ध के समय तक चंपा की गणना किस में की जाती थी? तो भारत के 6 महानगरियों में की जाती थी। नेक्स्ट, बिहार के पटना तथा गया का जिला किस महाजनपद में सम्मिलित था? तो ये किस में सम्मिलित था? तो मगध में था। और मगध की राजधानी क्या थी? तो राजगिरी या गिरिब्रज। नेक्स्ट, मगध महाजनपद की राजधानी थी, तो क्या थी? तो सही उत्तर जगह ए, यानी गिरिब्रज, जो कि राजगीर प्रेजेंट में बोलते हैं। नेक्स्ट, मगध तथा अंग महाजनपद कौन सी नदी पृथक करती है? तो सही उत्तर जगह सी, यानी चंपा नदी पृथक करती है। तो मगध तथा अंग महाजनपद को कौन सी नदी पृथक करती थी? तो चंपा नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार में स्थित कौन सा महाजनपद 8 राज्यों का एक संघ था? तो सही उत्तर जगह बी, यानी वज्जी थे, जो कि 8 राज्यों का एक संघ था। नेक्स्ट, वज्जी संघ में कौन सा राज्य सम्मिलित नहीं थी? तो सही उत्तर जगह डी, यानी चेदी सम्मिलित नहीं थी। नेक्स्ट क्वेश्चन 10, वज्जी संघ की राजधानी थी, तो ये वज्जी संघ की राजधानी कहाँ थी? तो वैशाली थी। लिच्छवी की राजधानी वैशाली थी, तो लिच्छवी की भी राजधानी पूछेगा तो कहाँ थी? तो वैशाली थी। नेक्स्ट, बिहार के भागों में स्थित कौन सा महाजनपद में गणतंत्र था? तो सही उत्तर जाएगा बी, यानी वज्जी। यानी वज्जी ऐसा जनपद था जहां की गणतंत्र था। नेक्स्ट, ईसा पूर्व 6ठी सदी में विश्व की प्रथम गणतंत्रात्मक व्यवस्था कहाँ थी? तो इसका सही उत्तर जाएगा ए, यानी वैशाली में। नेक्स्ट, मगध की प्रथम राजधानी कौन सी थी? तो सही उत्तर जाएगा सी, यानी गिरिब्रज, जो कि राजगिरी भी कहलाती थी। नेक्स्ट, प्राचीन भारत के 16 महाजनपदों में एक था, तो कौन था? तो अंग था। तो प्राचीन भारत के 16 महाजनपदों में एक कौन था? तो अंग था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में किसके द्वारा स्थापित किया गया था? सही उत्तर जगह डी, यानी लिच्छवी द्वारा स्थापित किया गया था। यानी विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में किसके द्वारा स्थापित किया गया था? तो लिच्छवियों के द्वारा स्थापित किया गया था। नेक्स्ट टॉपिक है हम लोगों का जैन धर्म। तो जैन धर्म के संस्थापक कौन थे? तो ऋषभदेव, जो कि प्रथम तीर्थकर भी थे। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक और 24वें एवं अंतिम तीर्थकर महावीर का जन्म कहाँ हुआ था? तो इसका जन्म कहाँ हुआ था? सही उत्तर जगह सी, यानी कुंडग्राम में हुआ था। और ये कुंडग्राम कहाँ है? तो वैशाली में है। और महावीर के बचपन का नाम क्या था? तो वर्धमान था। नेक्स्ट, महावीर के जन्म स्थल कुंडग्राम बिहार के किस जिले में है? तो सही उत्तर जगह बी, यानी वैशाली जिले में। और यदि बात करें महावीर के जन्म कब हुआ था, तो इसका आमतौर पे 540 ईसा पूर्व माना जाता है। नेक्स्ट, महावीर स्वामी के पिता सिद्धार्थ का संबंध था, तो ये कहाँ से संबंध था? तो सही उत्तर जगह सी, यानी वज्जी संघ से संबंध था। तो
क्वेश्चन हो जाएगा महावीर स्वामी के पिता का नाम क्या था? तो सिद्धार्थ था। और ये किससे संबंधित है? तो वज्जी संघ से संबंधित है। सिद्धार्थ वज्जी संघ के एक गणराज्य कुंडग्राम के ज्ञात्रिक क्षत्रियों के प्रमुख थे। तो सिद्धार्थ कौन थे? तो सिद्धार्थ वज्जी संघ के एक गणराज्य कुंडग्राम के ज्ञात्रिक क्षत्रियों के प्रमुख थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, महावीर स्वामी की माता त्रिशला विजयदत्ता राजकुमारी थी। तो ये कहाँ थी? तो ये लिच्छवी की थी। तो महावीर स्वामी की माता त्रिशला राजकुमारी कहाँ की थी? तो लिच्छवी की थी। तो त्रिशला लिच्छवी प्रमुख चेटक की बहन थी। तो क्वेश्चन यहाँ से भी बन सकता है। तो त्रिशला जी थी लिच्छवी प्रमुख किसकी बहन थी? तो ये चेटक की बहन थी। नेक्स्ट, महावीर स्वामी ने अपना अंतिम उपदेश कहाँ दिया था? तो ये पावापुरी में दिया था। तो महावीर स्वामी ने अपना अंतिम उपदेश कहाँ दिया था? तो पावापुरी में दिया था। पावापुरी बिहार के नालंदा जिला में है। तो पावापुरी बिहार के किस जिले में है? तो नालंदा जिला में है। नेक्स्ट, महावीर की मृत्यु यानी निर्वाण कहाँ हुई थी? तो सही उत्तर जाएगा बी यानी पावापुरी में हुआ था। तो महावीर की मृत्यु जिसे कि निर्वाण बोला जाता है जैन धर्म में, ये कहाँ हुई थी? तो पावापुरी में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रथम जैन संगति का आयोजन कहाँ हुआ था? तो सही उत्तर जाएगा ए यानी पाटलिपुत्र में हुआ था। और ये कब हुआ था? तो 300 ईसा पूर्व हुआ था। और इसके अध्यक्ष यानी प्रथम जैन संगति के अध्यक्ष कौन थे? तो अस्तुल भद्र थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रथम जैन संगति का आयोजन किसके शासन काल में हुआ था? तो सही उत्तर जाएगा ए यानी चंद्रगुप्त मौर्य के शासन काल में हुआ था। और ये कहाँ हुआ था? तो पाटलिपुत्र में हुआ था। इसके अध्यक्ष कौन थे? अस्तुल भद्र थे। और कब हुआ था? तो 300 ईसा पूर्व हुआ था। नेक्स्ट, प्रथम जैन संगति की अध्यक्षता किसने की थी? तो क्वेश्चन आ गया। तो किसने किया था? तो अस्तुल भद्र ने किया था। नेक्स्ट, प्रथम जैन संगति का आयोजन पाटलिपुत्र में हुआ था जिसमें कार्य हुए। तो क्या कार्य हुए थे? तो सही उत्तर जाएगा बी यानी जैन धर्म ग्रंथों को अंतिम रूप से संकलित कर लिपिबद्ध किया गया और जैन धर्म के महत्वपूर्ण 12 अंगों का प्रणयन किया गया एवं जैन धर्म के 2 भागों श्वेतांबर एवं दिगंबर में विभाजित हुआ। जैन संगति में क्या क्या हुआ था? तो जैन धर्म ग्रंथों को अंतिम रूप से संकलित कर लिपिबद्ध किया गया। इसके अलावा जैन धर्म के महत्वपूर्ण 12 अंगों का प्रणयन किया गया एवं जैन धर्म के 2 भागों श्वेतांबर एवं दिगंबर में विभाजित हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जैन धर्म के 12वें तीर्थकर वसुपूज्य की जन्मस्थली क्या थी? तो सही उत्तर जाएगा सी यानी चंपा थी। तो जैन धर्म के 12वें तीर्थकर कौन थे? तो वसुपूज्य थी और उसकी जन्मस्थली कहाँ थी? तो चंपा थी। दोस्तों, यदि यहाँ पे हम जैन धर्म से अन्य कुछ जानकारी की बात करें तो हम लोग याद रख सकते हैं कि महावीर की पत्नी का नाम क्या था? तो यशोदा थी। यदि पूछे महावीर के पुत्री का नाम क्या था? तो अनुजा प्रियदर्शनी था। और यदि ये क्वेश्चन पूछे कि महावीर ने किससे अनुमति लेके संन्यास जीवन को स्वीकार किया था? तो यह उसके बड़े भाई था नंदीवर्धन, उससे इन्होंने अनुमति लेके संन्यास जीवन को स्वीकार किया था। इसके अलावा यदि क्वेश्चन पूछे आपसे कि महावीर को कहाँ पे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी? तो महावीर को 12 वर्ष के कठिन तपस्या के बाद जिब्रक एक के समीप ऋजुपालिका नदी के तट पे, तो कौन सी नदी थे? तो ऋजुपालिका नदी के तट पे साल वृक्ष के नीचे से ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। और यदि क्वेश्चन यहाँ से ये पूछ सकता है कि महावीर ने अपना उपदेश किस भाषा में दिया करते थे? तो प्राकृत और अर्धमगधी भाषा में दिया करते थे। और महावीर के अनुयायियों को क्या कहा जाता था? तो ग्रंथ कहा जाता था। और क्वेश्चन यहाँ से ये भी आ सकता है कि महावीर के प्रथम अनुयायी कौन थे? तो आप याद रखिएगा उनके दामाद जिसका नाम जामिल था वो प्रथम अनुयायी थे। और जैन भिक्षुकी की बात करें यानी महिला की बात करें तो कौन थी? तो एक दही वाहन की पुत्री थी जिसका नाम था चंपा, वो पहली प्रथम जैन भिक्षुणी बनी थी। इसके अलावा जैन धर्म के त्रिरत्न हुआ करते थे। तो कौन त्रिरत्न होते थे? तो सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण। नेक्स्ट टॉपिक है बौद्ध धर्म। दोस्तों, आज हम लोग जैन धर्म और बौद्ध धर्म के क्वेश्चन को कर लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन है बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध। तो बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे? तो गौतम बुद्ध ने गृह त्याग के उपरांत सर्वप्रथम कहाँ गए थे? तो ये वैशाली के समीप अलार कलार के आश्रम में गए। तो सही उत्तर जाएगा बी यानी वैशाली के समीप अलार कलार के आश्रम में गए थे। और यदि बात करें गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था? तो 563 ईसा पूर्व कपिल वस्तु के लुम्बिनी नामक स्थान पे हुआ था।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, गौतम बुद्ध को कहाँ कौंडिन्य और 5 ब्राह्मण मिले? तो सही उत्तर हो जाएगा ए यानी उरुवेला, जो कि बोध गया में, यहाँ पे 5 ब्राह्मण और कौंडिन्य मिले थे। नेक्स्ट, गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त कहाँ हुआ था? तो सही उत्तर हो जाएगा ए नहीं बोध गया में हुआ था। और यदि क्वेश्चन पूछे किस नदी पे, तो फल्गु नदी पे हुआ था। नेक्स्ट, अभी फल्गु नदी क्या बोला जाता है और पहले इसको निरंजना नदी के नाम से जाना जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, गौतम बुद्ध को किस नदी के किनारे ज्ञान प्राप्ति हुई? तो सही उत्तर हो जाएगा वही बी निरंजना, जिसे अभी फल्गु नदी के नाम से भी जाना जाता है। और उन्हें ज्ञान प्राप्ति बोध गया में निरंजना नदी के किनारे एक पीपल वृक्ष के नीचे हुआ था। तो गौतम बुद्ध को एक पीपल वृक्ष के नीचे और महावीर जी को साल वृक्ष के नीचे हुआ था। और कौन सी नदी पे? तो ऋजुपालिका नदी पे हुआ था महावीर जी को। और गौतम बुद्ध को किस नदी पे हुआ था? तो निरंजना नदी पे। और इसे अभी प्रेजेंट में क्या नाम से जाना जाता है? तो फल्गु नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजगृह में आयोजित प्रथम बौद्ध संगति में कौन से कार्य हुए? तो सही उत्तर हो जाएगा बी यानी बुद्ध की शिक्षाओं का संकलन सूत और विनय पिटक में हुआ। तो राजगृह में आयोजित प्रथम बौद्ध संगति, तो प्रथम बौद्ध संगति कहाँ हुआ था? तो राजगृह में हुआ था। उसमें कौन से कार्य हुए? तो बुद्ध की शिक्षाओं का संकलन सूत और विनय पिटक में हुआ। प्रथम बौद्ध संगति के अध्यक्ष कौन थे? तो इसके अध्यक्ष थे महाकश्यप। और ये कब हुआ था? तो 483 ईसा पूर्व में हुआ था। और इस टाइम प्रथम बौद्ध संगति के समय शासनकाल किसका था? तो अजात शत्रु का था। और यदि क्वेश्चन आ जाए द्वितीय बौद्ध संगति का आयोजन कहाँ हुआ था? तो ये वैशाली में हुआ था। और कब हुआ था? तो 383 ईसा पूर्व में हुआ था। और इसके अध्यक्ष कौन थे? तो सवाकामी। और इस समय कौन शासन कर रहे थे? तो काला अशोक कर रहे थे। और थर्ड बौद्ध संगति पूछे तो ये कब हुआ था? तो 555 ईसा पूर्व। ये कहाँ हुआ था? तो पाटलिपुत्र में हुआ था। किसके शासनकाल में? तो अशोक के शासनकाल में। और इसका अध्यक्ष कौन थे? तो मोगलीपुत्र तीसरे थे। और फोर्थ बौद्ध संगति की बात करें तो ये प्रथम ईसा पूर्व में हुआ था। किसके शासनकाल में? तो कनिष्क के शासनकाल में। और इसके अध्यक्ष कौन थे? तो वसुमित्र और अश्व घोष। नेक्स्ट आगे क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। द्वितीय बौद्ध संगति का आयोजन वैशाली में हुआ। इसमें किए गए कार्य क्या थे? तो द्वितीय बौद्ध संगति जो कि वैशाली में हुआ था। और इसके अध्यक्ष कौन थे? तो सवाकामी थे। तो इसमें कौन से कार्य किया गया? तो सही उत्तर जगह यानी बौद्ध धर्म 2 भागों अस्थावीर और महासंघिक के रूप में विभाजित हो गया। यानी द्वितीय बौद्ध संगति के दरमियान बौद्ध धर्म जो है 2 भागों अस्थावीर और महासंघिक के रूप में विभाजित हुआ। और द्वितीय बौद्ध संगति कब हुआ था? तो 383 ईसा पूर्व। नेक्स्ट क्वेश्चन, तृतीय बौद्ध संगति का आयोजन पाटलिपुत्र में हुआ। इसमें किए गए कार्य क्या थे? तो तृतीय बौद्ध संगति कहाँ हुआ था? तो पाटलिपुत्र में हुआ था। और ये कब हुआ था? तो 555 ईसा पूर्व हुआ था। और इसके अध्यक्ष कौन थे? तो मोगलीपुत्र तीसरे थे। और किसके शासनकाल में? तो अशोक के शासनकाल में। तो इसमें पूछा गया है कि इसमें क्या कार्य किए गए थे? तो सही उत्तर हो जाएगा डी, कुछ कठोर नियम बनाए गए तथा अभिधम्म पिटक का संकलन हुआ। तो क्वेश्चन पूछ सकता है कि अभिधम्म पिटक का संकलन किस बौद्ध संगति में हुआ था? तो तृतीय बौद्ध संगति में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नांकित में किस नगर से महात्मा बुद्ध का घनिष्ठ संबंध रहा है? तो सही उत्तर हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी बोध गया से भी संबंध रहा है, राजगीर से भी संबंध रहा है और वैशाली से संबंधित रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, महात्मा बुद्ध ने पाटलिपुत्र के विनाश के कारणों की भविष्यवाणी की थी, उनमें सम्मिलित थी। तो सही उत्तर हो जाएगा डी, यानी सभी, यानी बाढ़, अग्नि और आंतरिक कलह। नेक्स्ट क्वेश्चन, बोध गया में महाबोधि मंदिर बनाया गया जहां गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। तो बोध गया में महाबोधि मंदिर कहाँ बनाया गया है? तो जहाँ पे गौतम बुद्ध जी को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। तो गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति किस वृक्ष के नीचे हुई थी? तो पीपल वृक्ष के नीचे हुई थी। तो किस नदी पे हुई थी? निरंजना नदी पे हुई थी। और यदि पूछिए यहीं पे यदि कोरिलेट कर सकते हैं तो महावीर को किस वृक्ष के नीचे हुआ था? तो साल वृक्ष के नीचे हुआ था। और किस नदी पे हुआ था? तो ऋजुपालिका नदी पे हुआ था। और गौतम बुद्ध के बचपन के नाम बात करें तो बचपन का नाम क्या था? तो सिद्धार्थ था। और महावीर के बचपन का नाम क्या था? तो वर्धमान था। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रसिद्ध बौद्ध सारिपुत्र का जन्म हुआ था, तो ये कहाँ हुआ था? तो नालंदा में हुआ था। तो दोस्तों, यदि हम बौद्ध धर्म से एडिशनल इन्फॉर्मेशन की बात करें तो गौतम बुद्ध के पिता का नाम क्या था? तो शुद्धोधन था। और वो
किस गण के मुखिया थे? तो शाक्य गण के मुखिया थे। यदि क्वेश्चन यहाँ से ये पूछ दे तो गौतम बुद्ध के माता जी का नाम क्या था? तो माया देवी थी। और इसका यदि लालन पोषण किसने किया था? तो इसके यदि क्वेश्चन पूछे तो गौतम बुद्ध का लालन पोषण किसने किया था? तो इसकी सौतेली माँ थी प्रजापति गौतमी, इन्होंने किया था। और गौतम बुद्ध के पुत्र का नाम पूछे कौन था, क्या था? तो राहुल था। और जब बौद्ध धर्म में जब गृह त्याग कर दिया जाता है तो उसे क्या नाम से जाना जाता है? तो महाअभिनिष्क्रमण कहा गया है बौद्ध धर्म में गृह त्याग को। इसके अलावा बौद्ध ने जो प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? ये सारनाथ में दिया था। और प्रथम उपदेश को बौद्ध धर्म में क्या कहा जाता है? धर्म चक्र परिवर्तन कहा जाता है। और बौद्ध ने यानी गौतम बुद्ध ने अपना उपदेश जितना दिया तो कौन सी भाषा में दिया? तो पाली भाषा में। और महावीर ने कौन सी भाषा में दिया करते थे? तो प्राकृत और अर्धमगधी भाषा में। और गौतम बुद्ध की मृत्यु कब हुई थी? तो 483 ईसा पूर्व, जो कि कुशीनगर, जो कि देवरिया उत्तर प्रदेश में हुई थी। और इसे मृत्यु को क्या नाम दिया जाता है बौद्ध धर्म में? तो महापरिनिर्वाण। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ज्ञान विद्यापीठ चैनल। अभी बिहार स्पेशल सीरीज चल रहा है जिसे हम लोग इम्तियाज अहमद सर के ऑब्जेक्टिव बुक से कवर कर रहे हैं। इस सीरीज को आगे कंटिन्यू करते हैं। आज हम लोग प्राचीन बिहार के पार्ट 2 डिस्कस करेंगे, जिसमें मगध साम्राज्य से आगे के एमसीक्यू होंगे। यदि आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, प्राचीन भारत में साम्राज्यवाद की शुरुआत और विकास का श्रेय दिया जाता है तो किसे दिया जाता है? तो सही उत्तर हो जाएगा ए, यानी मगध को दिया जाता है। यानी मगध को प्राचीन भारत में साम्राज्यवाद की शुरुआत और विकास का श्रेय दिया जाता है। और यदि बात करें मगध साम्राज्य के, तो मगध के सबसे प्राचीन वंश के संस्थापक कौन थे? तो बृहद्रथ थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, मगध राज्य की आरंभिक राजधानी क्या थी? तो ये सही उत्तर हो जाएगा ए, यानी गिरिव्रज, जिसे कि राजगीर और राजगिरी के नाम से भी जाना जाता है। और राजगिरी क्या थे? ये पहाड़ियों से घिरी हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, महाभारत तथा पुराणों के अनुसार मगध का सर्वप्रथम राजवंश था तो कौन था? तो सही उत्तर हो जाएगा ए, यानी बृहद्रथ वंश थे। तो महाभारत तथा पुराणों के अनुसार मगध का सर्वप्रथम राजवंश कौन था? तो बृहद्रथ वंश थे। इसका एक्सप्लेनेशन देखें तो बृहद्रथ राजवंश जरासंध के पिता बृहद्रथ से आरंभ होता है। तो बृहद्रथ राजवंश किससे आरंभ होता है? तो जरासंध के पिता बृहद्रथ से आरंभ होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, मगध जनपद का संस्थापक था तो कौन था? तो सही उत्तर हो जाएगा ए, यानी बृहद्रथ तथा जरासंध था। तो मगध जनपद का संस्थापक कौन थे? तो बृहद्रथ तथा जरासंध। नेक्स्ट क्वेश्चन, मगध साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक था तो कौन थे? सही उत्तर हो जाएगा ए, यानी बिंबिसार थे। तो मगध साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक पूछेगा तो कौन थे? तो बिंबिसार थे। और बिंबिसार का शासनकाल की बात करें तो कब से कब था? तो 544 ईसा पूर्व से लेकर 493 ईसा पूर्व तक था, यानी पूर्व तक था। तो बिंबिसार का शासनकाल कब से कब था? तो 544 ईसा पूर्व से 493 ईसा पूर्व तक। और यदि महापद्मनंद की बात करें तो किस वंश के संस्थापक थे? तो नंद वंश के संस्थापक थे। और शिशुनाग की बात करें तो किस वंश के संस्थापक थे? तो शिशुनाग वंश के संस्थापक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिंबिसार एवं अजात शत्रु किस वंश के थे? सही उत्तर जगह ए, यानी हर्यक वंश के थे। तो बिंबिसार एवं अजात शत्रु हर्यक वंश के हर्यक वंश से थे। और बिंबिसार को श्रेनिक तथा अजात शत्रु को कुनिक भी कहा जाता था। बिंबिसार महात्मा बुद्ध का मित्र था, तो ये भी याद रखिएगा, बिंबिसार महात्मा बुद्ध के मित्र भी थे। और अजात शत्रु बिंबिसार का पुत्र था, जिन्होंने अपने पिताजी का हत्या कर दिया था। और यहाँ पे बिंबिसार ये बौद्ध धर्म के अनुयायी भी थे। और ये लगभग यदि बात करेगा कि ये मगध की गद्दी पे लगभग 52 वर्षों तक शासन किया था। और महात्मा बुद्ध की सेवा में बिंबिसार ने ही राजवेद जीवक को भेजा था। किसके लिए? तो अवंती के राजा प्रोद्घोत थे, जो कि पांडु रोग से ग्रसित थे, उसके लिए भेजा था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 7, मगध साम्राज्य का उत्कर्ष प्रारंभ हुआ तो कब प्रारंभ हुआ? तो डी, सही उत्तर हो जाएगा डी, यानी बिंबिसार के शासनकाल में प्रारंभ हुआ। तो मगध साम्राज्य का उत्कर्ष बिंबिसार के शासनकाल में प्रारंभ हुआ। नेक्स्ट, बिंबिसार ने किस राजकुमारी के साथ विवाह किया था? तो सही उत्तर हो जाएगा डी, यानी कोसला देवी, चेलना और खेमार ने उपयुक्त सभी से इन्होंने शादी किया था।
तो बिंबिसार ने वैवाहिक संबंधों द्वारा अपनी स्थिति सुदृढ़ की। तो ये जो स्थिति थी यानी राज जो था, शासन जो चलाता था, अपना साम्राज्य को फैला रहा था, ये वैवाहिक संबंधों के द्वारा फैला रहा था। कौशल देवी कौशल की, खेमा पंजाब की तथा चेलना वज्जी संघ की राजकुमारी थी। तो ये भी आप याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछ देता है कि कौशल देवी कहाँ की थी, तो ये कौशल की थी। खेमा कहाँ की थी, तो ये पंजाब की, तथा चेलना किस संघ के थे, तो वज्जी संघ की राजकुमारी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिंबिसार ने ब्रह्मदत्त को पराजित कर कौन सा राज्य जीता, तो सही तो जगह ए यानी अंग राज्य को जीता था। नेक्स्ट, हर्यक वंश का दूसरा शासक था। तो हर्यक वंश के दूसरा शासक कौन थे, तो अजात शत्रु थे, जो कि बिंबिसार के पुत्र थे। तो एक्सप्लेनेशन देखें तो अजात शत्रु 493 से 461 ईसा पूर्व ने अपने पिता बिंबिसार की हत्या कर सत्ता प्राप्त की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, राजगीर में दुर्ग तथा स्तूप की स्थापना मगध के किस शासक ने की थी, तो सही तो जगह बी यानी अजात शत्रु ने की थी। तो राजगीर में दुर्ग तथा स्तूप की स्थापना किसने किया था, तो अजात शत्रु ने किया था। नेक्स्ट, वज्जी संघ के लिच्छवियों को पराजित करने वाला मगध का शासक था, तो कौन था, सही उत्तर जगह बी यानी अजात शत्रु थे। यानी वज्जी संघ के लिच्छवियों को पराजित करने वाला मगध का कौन सा शासक था, तो अजात शत्रु था। नेक्स्ट क्वेश्चन, अजात शत्रु के साथ प्रेम संबंध के लिए चर्चित नर्तकी आम्रपाली कहाँ की थी, तो ये कहाँ की थी, तो ये वैशाली की थी। तो आम्रपाली कहाँ की थी, तो ये वैशाली की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, अजात शत्रु ने किस राज्य के साथ युद्ध में प्रथम बार रथ मुसल तथा महाशिलाकंटक नामक हथियारों का प्रयोग किया, सही उत्तर जगह सी यानी लिच्छवी के साथ। यानी लिच्छवी के साथ युद्ध में प्रथम बार अजात शत्रु ने रथ मुसल तथा महाशिलाकंटक नामक हथियारों का प्रयोग किया था। प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष किस शताब्दी में हुआ था, सही उत्तर जगह बी यानी ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी में हुआ था। तो प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष किस शताब्दी में हुआ था, तो ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी में हुआ था। पाटलिपुत्र नगर की स्थापना किस शासक ने की थी, तो सही उत्तर जगह बी यानी उदयन ने की थी। तो अजातशत्रु के बाद उदयन मगध की गद्दी पे बैठा, उसे उदयभद्र भी कहा जाता था। तो उदयन को किस नाम से भी जाना जाता था, उदयभद्र, और इसने अजातशत्रु की हत्या की थी। किस राजा ने पाटलिपुत्र को सर्वप्रथम मगध की राजधानी बनाया, तो सही उत्तर जगह यानी उदयन ने बनाया था। तो पाटलिपुत्र को सर्वप्रथम मगध की राजधानी किसने बनाया था, तो उदयन ने बनाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, हर्यक वंश का अंतिम शासक कौन था, सही उत्तर जगह बी यानी नागदशक थे। नागदशक को शिशुनाग ने अपदस्थ करके शिशुनाग वंश की स्थापना की थी। नेक्स्ट, हर्यक वंश के उपरांत मगध पे किस वंश का सत्ता स्थापित हुआ, सही उत्तर जगह यानी शिशुनाग वंश। तो शिशुनाग वंश के संस्थापक कौन थे, तो शिशुनाग थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्वप्रथम मगध के किस शासक ने ग्रीवरज यानी राजगिरी के अतिरिक्त वैशाली को भी अपनी राजधानी बनाया, सही उत्तर जगह डी यानी शिशुनाग ने बनाया था। यानी शिशुनाग ने ग्रीवरज के अतिरिक्त वैशाली को भी मगध की राजधानी बनाया था। नेक्स्ट, किस शासक ने पाटलिपुत्र को पुनः राजधानी बनाया और तब से मगध साम्राज्य की राजधानी पाटलिपुत्र ही रही, सही उत्तर जगह सी यानी कलाशोक ने। तो कलाशोक ने पाटलिपुत्र को पुनः राजधानी बनाया और तब से मगध साम्राज्य की राजधानी पाटलिपुत्र ही रही थी। कलाशोक को काकवर्ण भी कहा जाता है। तो कलाशोक को क्या कहा जाता है, तो काकवर्ण भी कहा जाता है। कलाशोक किस वंश के थे, तो ये शिशुनाग वंश के थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22, द्वितीय बौद्ध संगति का आयोजन किसके शासनकाल में हुआ था, तो सही उत्तर जगह डी यानी कालाशोक के काल में हुआ था। और ये कब हुआ था, 383 ईसा पूर्व हुआ था। और ये कहाँ पर हुआ था, तो वैशाली में हुआ था। और इसके अध्यक्ष कौन थे, तो सवा कामी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, द्वितीय बौद्ध संगति की अध्यक्षता किसने की थी, सही उत्तर जगह ए यानी सावा कमीर ने की थी। और ये कब हुआ था, तो 383 ईसा पूर्व। कहाँ पे, तो वैशाली में, याद रखिएगा। नंद वंश का संस्थापक था, तो कौन था, सही उत्तर जाएगा ए महापद्मनंद थे। तो नंद वंश के संस्थापक कौन थे, तो महापद्मनंद थे। इसका एक्सप्लेनेशन देखें तो झा एवं श्रीमाली की पुस्तक प्राचीन भारत में
नंद वंश का संस्थापक महानंदीन को बताया गया है। ये याद रखिएगा। किसमें? तो श्री एवं झा एवं श्रीमाली की पुस्तक प्राचीन भारत में नंद वंश का संस्थापक महानंदीन को बताया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मगध के किस शासक को कली का अंश, परशुराम अवतार, क्षत्रियों का नाशक, सर्व छत्रांतांक, एक छत्र और एक राट कहा गया है? सही उत्तर जगह बी यानी महापद्मनंद को कली का अंश, परशुराम अवतार, क्षत्रियों का नाशक, सर्व छत्रांतक, एक छत्र और एक राट कहा गया है। यह नंद वंश का सर्वाधिक प्रतापी शासक था। कौन? तो महापद्मनंद। नेक्स्ट, नंद वंश का अंतिम शासक कौन थे? सही उत्तर जगह सी यानी घनानंद थे। नेक्स्ट, प्रथम बौद्ध संगति का आयोजन किसके शासनकाल में हुआ था? तो सही उत्तर जाएगा बी यानी अजातशत्रु के शासनकाल में हुआ था। और ये कहाँ हुआ था? तो राजगिरी में हुआ था। और ये कब हुआ था प्रथम बौद्ध संगति? तो 483 ईसा पूर्व हुआ था। और इसके अध्यक्ष कौन थे? तो महाकश्यप थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रथम बौद्ध संगति के आयोजन कहाँ हुआ था? सही उत्तर जगह ए यानी राजगिरी यानी गिरिव्रज में हुआ था। नेक्स्ट, प्रथम बौद्ध संगति की अध्यक्षता किसने किया था? सही उत्तर जगह ए यानी महाकश्यप ने किया था। नेक्स्ट, मगध साम्राज्य में कलिंग का विलय सर्वप्रथम किया था तो किसने किया था? तो महापद्मनंद ने किया था। तो मगध साम्राज्य में कलिंग का विलय सर्वप्रथम किसने किया था? तो महापद्मनंद ने किया था। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से मगध का कौन सा राजा सिकंदर महान का समकालीन था? सही उत्तर जगह बी यानी घनानंद थे। तो घनानंद जो थे मगध के ऐसे राजा थे जो कि सिकंदर के समकालीन थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में किस राजा ने पाटलिपुत्र को बसाया था? सही उत्तर जगह डी यानी उदयन ने बसाया था। ये बीपीएससी के 44वें में पूछा गया भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मगध के शासक अजातशत्रु ने किसके आक्रमणों के प्रतिरोध में गंगा और सोन के संगम पे अवस्थित पाटलिग्राम को सुरक्षित तथा किलों को सुसज्जित किया जो कि आगे चल के पाटलिपुत्र नगर बना? सही उत्तर जाएगा सी यानी वैशाली की वज्जियों ने। दोस्तों, हम लोगों ने अभी टॉपिक खत्म किया। नेक्स्ट टॉपिक हम लोगों का है मौर्य साम्राज्य। मौर्य साम्राज्य की बात करें तो मौर्य साम्राज्य वंश के संस्थापक कौन थे? तो चंद्रगुप्त मौर्य थे। और इसका चंद्रगुप्त मौर्य का जन्म कब हुआ था? तो याद रखिएगा 345 ईसा पूर्व हुआ था। तो क्वेश्चन हम लोग शुरू करते हैं। क्वेश्चन शुरू करते हैं। मौर्य साम्राज्य के संस्थापक थे तो कौन थे? जो चंद्रगुप्त मौर्य थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, मौर्य साम्राज्य की राजधानी थी तो क्या थी? तो पाटलिपुत्र थे। तो मौर्य साम्राज्य की राजधानी कहाँ थे? तो पाटलिपुत्र थे। नेक्स्ट, चंद्रगुप्त मौर्य ने मगध की सत्ता किसकी सहायता से प्राप्त की? तो सही उत्तर जाएगा यानी चाणक्य यानी विष्णुगुप्त। नेक्स्ट, मौर्य साम्राज्य की स्थापना हुई कब हुई थी? तो सही उत्तर जाएगा बी यानी 320 ईसा पूर्व में हुई थी। तो मौर्य साम्राज्य की स्थापना कब हुई थी? 320 ईसा पूर्व में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूनानी दूत मेगास्थनीज किसके दरबार में पाटलिपुत्र आया था? सही उत्तर जगह डी यानी चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। नेक्स्ट, मेगास्थनीज का पाटलिपुत्र आगमन कब हुआ था? सही उत्तर जगह बी यानी 315 ईसा पूर्व में हुआ था। और मगध की स्थापना कब हुआ था? तो 320 ईसा पूर्व। नेक्स्ट, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में मेगास्थनीज को भेजने वाले शासक कौन थे? सही उत्तर जगह बी यानी सेल्यूकस थे। तो सेल्यूकस ने मेगास्थनीज को चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस शासक के शासन काल के समय मगध पे 12 वर्षों का भीषण अकाल पड़ा था? सही उत्तर जगह डी यानी चंद्रगुप्त मौर्य के काल में ही ये 12 वर्षों का भीषण अकाल पड़ा था। नेक्स्ट, चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री कौन थे? सही उत्तर जगह ए चाणक्य यानी विष्णुगुप्त। किससे मुक्ति दिलाने के कारण चंद्रगुप्त मौर्य को भारत का मुक्ति दाता कहा जाता है? सही उत्तर जगह बी यानी यूनानियों से मुक्ति दिलाने के कारण चंद्रगुप्त मौर्य को भारत का मुक्तिदाता कहा जाता है। नेक्स्ट, वह स्रोत जिसमें पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन उपलब्ध है वह है तो क्या है? सही उत्तर जाएगा सी यानी इंडिका। और ये किसने लिखा है? तो मेगास्थनीज ने लिखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नंद वंश के पश्चात मगध पे किस राजवंश ने शासक किया? सही उत्तर जाएगा यानी मौर्य वंश ने किया था। तो नंद वंश के बाद किस शासक ने शासन किया? तो मौर्य वंश ने शासन किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेगास्थनीज की पुस्तक का नाम क्या है? तो सही उत्तर जाएगा डी यानी इंडिका है। नेक्स्ट, अर्थशास्त्र के लेखक हैं तो कौन है?
तो ये कौटिल्य है। कौटिल्य के अन्य नाम क्या है? तो चाणक्य है एवं विष्णुगुप्त है, और ये चंद्रगुप्त के मौर्य के प्रधानमंत्री भी थे। नेक्स्ट, पाटलिपुत्र की शासन व्यवस्था का विस्तृत वर्णन किस विदेशी यात्री के वृत्तांत में मिलता है? सही उत्तर हो जाएगा सी, यानी मेगास्थनीज के वृत्तांत, और वो वृत्तांत क्या है? तो इंडिका। नेक्स्ट क्वेश्चन, चंद्रगुप्त मौर्य के उपरांत मौर्य साम्राज्य का शासक बना कौन बना? तो बिंदुसार बना। नेक्स्ट, किस मौर्य शासक के दरबार में आजीवक भविष्यवक्ता पिंगल वत्स रहता था? तो किसके शासनकाल में रहता था? सही उत्तर हो जाएगा बी, यानी बिंदुसार के दरबार में रहता था। तो ये कौन थे भविष्यवक्ता? तो पिंगल वत्स से, तो याद रखिएगा। तो पिंगल वत्स बिंदुसार के दरबार में रहा करता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, अशोक द्वारा अपने पड़ोसियों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंधों का उल्लेख मिलता है, तो कहाँ मिलता है? सही उत्तर जगह सी, यानी शिलालेख 13 में मिलता है। तो शिलालेख 13 में अशोक द्वारा अपने पड़ोसियों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध का उल्लेख मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तृतीय बहुसंगति का आयोजन किसके शासनकाल में हुआ था? सही उत्तर जगह डी, यानी अशोक के शासनकाल में हुआ था। और ये कब हुआ था? तो ये 555 ईसा पूर्व हुआ था, और इसके अध्यक्ष कौन थे? तो मोगलीपुत्र तीस थे, और ये कहाँ हुआ था? तो पाटलिपुत्र में हुआ था। तृतीय बहुसंगति की अध्यक्षता किसने की थी? सही उत्तर जगह ए, यानी मोगलीपुत्र तीस ने की थी। तो तृतीय बहुसंगति की अध्यक्षता किसने की थी? तो मोगलीपुत्र तीस ने की थी। नेक्स्ट, तृतीय बहुसंगति का आयोजन कहाँ हुआ था? सही उत्तर जगह डी, यानी पाटलिपुत्र में हुआ था। और नेक्स्ट क्वेश्चन, तृतीय बहुसंगति का आयोजन कब हुआ था? इसका सही उत्तर दिया है 251, जबकि अब एनसीईआरटी की बात करें तो 250 बीसी दिया हुआ है, और ल्यूसेंट की बात करें उसमें 255 बीसी दिया हुआ है, ये सब पूर्व दिया हुआ है। तो आप एनसीईआरटी का मान के चलिएगा 250 बीसी। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस मौर्य शासक ने कलिंग पे विजय प्राप्त की? सही उत्तर जाएगा सी, यानी अशोक ने। तो अशोक ने कलिंग पे विजय प्राप्त की थी। नेक्स्ट, किस युद्ध में हुई भारी तबाही तथा जान माल की हानि को देखकर अशोक का हृदय परिवर्तन हुआ और उसने युद्ध नीति त्याग कर धर्म नीति की घोषणा की? तो सही उत्तर जाएगा ए, यानी कलिंग। यानी जब कलिंग के साथ युद्ध हुआ था तो उसमें जब देखा बहुत सारा तबाही हुआ, जान माल की हानि हुआ, तो अशोक का हृदय क्या हुआ? परिवर्तित हो गया, और उसके बाद उसने युद्ध नीति को छोड़ दिया और कौन सी नीति अपनाई? तो धम्म नीति की घोषणा की थी। नेक्स्ट, अशोक का धम्म था तो क्या था? सही उत्तर जगह यानी नैतिक आचार संहिता। नेक्स्ट क्वेश्चन, मौर्य साम्राज्य का केंद्र न्यायालय कहाँ स्थित है? सही उत्तर हो जाएगा बी, यानी पाटलिपुत्रा में था। तो मौर्य साम्राज्य का केंद्र न्यायालय कहाँ स्थित था? तो पाटलिपुत्र में था। नेक्स्ट, अशोक ने अपने धम्म यात्रा के अंतर्गत सर्वप्रथम किस जगह यात्रा की? तो सही उत्तर जगह सी, यानी बोध गया किया था। तो अशोक ने अपने धम्म यात्रा के अंतर्गत सर्वप्रथम कहाँ यात्रा किया था? तो बोध गया में यात्रा किया था। अशोक ने अपने धम्म यात्रा के अंतर्गत बोध गया की यात्रा अपने राज्याभिषेक के किस वर्ष में की थी? सही उत्तर जगह बी, यानी 10वें वर्ष की थी। तो अशोक ने अपने धम्म यात्रा के अंतर्गत बोध गया की यात्रा अपने राज्याभिषेक के 10वें वर्ष किया था। नेक्स्ट, अशोक के स्तंभ लेख बिहार के किस जिले से प्राप्त हुआ है? सही उत्तर जगह सी, यानी चंपारण से प्राप्त हुआ है। तो अशोक के स्तंभ लेख बिहार के किस जिले से प्राप्त हुआ है? तो चंपारण से प्राप्त हुआ है। बिहार से प्राप्त होने वाले अशोक के स्तंभ लेख नहीं है, तो कौन सा नहीं है? तो रूमी दई नहीं है। इसके अलावा कौन कौन सा है? तो लोरिया अरेराज है, लोरिया नंदनगढ़ है, और रामपुरवा का है। नेक्स्ट, अशोक के समय मौर्य साम्राज्य में 5 प्रांत का उल्लेख मिलता है, जिसमें से एक प्राची या प्राची प्रांत जो कि पूर्व प्रदेश की राजधानी थी, तो क्या थी? सही उत्तर जगह डी, यानी पाटलिपुत्र थी। नेक्स्ट, पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त का महल मुख्यतः बना था, तो किससे बना था? तो ये लकड़ी का बना हुआ था। तो पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त का महल किससे बना हुआ था? तो लकड़ी का बना हुआ था। चंद्रगुप्त मौर्य का राजप्रसाद स्थित था, तो कहाँ स्थित था? तो कुम्हार में था, जो कि पटना में कुम्हार। तो चंद्रगुप्त मौर्य का राजप्रसाद कहाँ स्थित था? तो कुम्हार में स्थित था, जो कि कहाँ पे? पटना में। नेक्स्ट, कुम्हार से 80 स्तंभों वाला मौर्यकालीन सभागार या राजमहल का अवशेष मिला है। तो मौर्यकालीन सभागार और राजमहल का अवशेष कहाँ से मिला है? तो कुम्हार से मिला है।
नेक्स्ट, किस विद्वान ने चंद्रगुप्त मौर्य के राजप्रसाद के बारे में कहा है कि इसकी शान शौकत का मुकाबला ना तो सूसा और ना एक बेतना कर सकता है? ये किसने कहा है? सही उत्तर जाएगा सी, यानी एरियन ने कहा है। नेक्स्ट, चंद्रगुप्त मौर्य के राजप्रसाद के बारे में किसने कहा है कि यह प्रसाद मानव कृत नहीं वरन देवों द्वारा निर्मित है? सही उत्तर जाएगा बी, यानी फाहियान ने कहा यह बात। तो फाहियान ने चंद्रगुप्त मौर्य के राजप्रसाद के बारे में क्या कहा है? तो यह प्रसाद मानव कृत नहीं वरन देवों द्वारा निर्मित है। नेक्स्ट, किस शासक ने गया के निकट बराबर की पहाड़ियों में आजीविकों के लिए गुफाओं का निर्माण करवाया था? तो सही उत्तर जाएगा सी, यानी अशोक ने करवाया था। यानी अशोक ने गया के निकट बराबर की पहाड़ियों में आजीविकों के लिए गुफाओं का निर्माण करवाया था। और ये गुफा कौन कौन थे? इसका नाम क्या था? तो सुदामा, विश्व झोपड़ी, चौपार तथा कर्ण। नेक्स्ट, गया के समीप नागार्जुनी की पहाड़ियों में प्रसिद्ध गोपी गुफा का निर्माण करवाया था। तो किसने करवाया था? तो दशरथ ने करवाया था। दशरथ कौन थे? तो दशरथ अशोक का पुत्र था। इसने नागार्जुनी पहाड़ियों में आजीविकों के लिए 3 गुफाओं का निर्माण कराया था, जिसमें गोपी गुफा भी सम्मिलित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मौर्यकालीन चामर ग्रहणी यक्षी प्राप्त हुई है, तो ये कहाँ से प्राप्त हुई है? तो दीदारगंज, पटना से प्राप्त हुई है। इसे स्त्री रत्न नाम से भी दिया गया है। किसे? तो मौर्यकालीन चामर ग्रहणी को। नेक्स्ट, बिहार के किस स्थान से मौर्य काल में बने जैन तीर्थंकरों की प्रतिमा प्राप्त हुई है? सही उत्तर जाएगा बी, यानी लोहानीपुर से प्राप्त हुई है। और ये लोहानीपुर कहाँ है? तो ये पटना में है। तो बिहार के किस स्थान से मौर्य काल के बने जैन तीर्थंकरों का प्रतिमा प्राप्त हुआ है? तो लोहानीपुर, पटना से प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट, पाटलिपुत्र नगर का निर्माण तथा सुंदरता का वर्णन किया है, किसने किया है? सही उत्तर जाएगा बी, यानी मेगास्थनीज ने किया। और अपने कौन से बुक में किया? तो इंडिका बुक में किया है। नेक्स्ट, पाटलिपुत्र को किस शासक ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाया? सही उत्तर जाएगा यानी चंद्रगुप्त मौर्य ने बनाया था। काल में बौद्ध सभा किस नगर में आयोजित की गई थी? सही उत्तर जाएगा बी, यानी पाटलिपुत्र में किया गया था। नेक्स्ट, किसके शासनकाल में मिस्र के राजा फिलाडेल्फस यानी टॉलमी द्वितीय ने डियानियसियस नामक राजदूत को पाटलिपुत्र भेजा था? सही उत्तर जाएगा बी, यानी बिंदुसार के शासनकाल में मिस्र के राजा फिलाडेल्फस यानी टॉलमी द्वितीय ने डियानिसियस नामक राजदूत को पाटलिपुत्र भेजा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस विद्वान के अनुसार चंद्रगुप्त मौर्य ने पालीब्रोथस यानी पाटलिपुत्रक उपनाम धारण किया? सही उत्तर जाएगा डी, यानी स्ट्रिबो के अनुसार चंद्रगुप्त मौर्य ने पालीब्रोथस यानी पाटलिपुत्रक उपनाम धारण किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूनानी दूत डिमोलकिस का आगमन मगध के किस शासक के दरबार में हुआ था? सही उत्तर जाएगा बी, यानी बिंदुसार के दरबार में हुआ था। नेक्स्ट, केवल वह स्तंभ जिसमें अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया, तो वह स्तंभ कौन सा है? तो सही उत्तर जाएगा डी, यानी भाब्रू स्तंभ में। यानी भाब्रू स्तंभ में अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया है। नेक्स्ट, बराबर की गुफाओं का उपयोग किसने आश्रय गृह के रूप में किया? सही उत्तर जाएगा ए, आजीविकों ने किया था बराबर की गुफाओं को उपयोग आश्रय गृह के रूप में। नेक्स्ट, अशोक की राजधानी कहाँ थी? सही उत्तर जाएगा यानी पाटलिपुत्र थी। काल में पाटलिपुत्र का प्रशासन 30 नागरिकों की सभा संचालित करती थी, जो 5-5 सदस्यों की 6 समितियों में संगठित थी। यह कथन किसका है? सही उत्तर जाएगा सी, यानी ये मेगास्थनीज ने बोला है। नेक्स्ट, मौर्य प्रशासन के संबंध में कौन सा कथन सही है? इसका सही उत्तर जाएगा डी, यानी उपयुक्त सभी। यानी यह केंद्रीकृत थी, करों का बोझ अधिक था और प्रशासन तंत्र कठोर था। अशोक के संबंध में कौन सा कथन सही है? पहला कथन, उसने धर्म विजय की नीति अपनाई। सेकंड, उसने विदेशों के संबंध स्थापित किए। थर्ड, उसने प्रजा हित और कल्याण के उपाय किए। तो सही उत्तर जाएगा डी, यानी उपयुक्त सभी। यानी सभी कथन सत्य है। नेक्स्ट, देवा नाम पिय के नाम से किस शासक ने अपने आप को संबोधित किया? सही उत्तर जाएगा बी, यानी अशोक ने देवा नाम पिय के नाम से अपने आप को संबोधित किया। नेक्स्ट, धम्म महामात के कार्य क्या थे? सही उत्तर जाएगा डी, यानी सभी। यानी धम्म नित्य ये क्रियान्वयन, लोगों के बीच दान वितरण और जन कल्याण के उपाय करना धम्म महामात के कार्य थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, मौर्यकालीन प्रशासन में राजूक के क्या कार्य थे? सही उत्तर जाएगा
सभी अनुपयुक्त सभी न्यायिक कार्य थे, ग्रामीण प्रशासन का कार्य था और राजस्व का विभाग का भी कार्य था। किसका? तो राजुक का। नेक्स्ट, मौर्यकालीन विद्वानों में किनका नाम आता है? तो सही उत्तर हो जाएगा कौटिल्य, पाणिनि और उपावर्स, इन तीनों का नाम आता है। नेक्स्ट, मौर्यकालीन स्थापत्य की सुंदर उदाहरण है तो क्या है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 1, 2, 3, यानी पाटलिपुत्र स्थित राजप्रसाद के अवशेष, दीदारगंज के यक्षी और बराबर की गुफाएं, ये मौर्यकालीन स्थापत्य के सुंदर उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अशोक के धम्म नीति की जानकारी मिलती है तो कहाँ से मिलती है? तो ये द्वितीय स्तंभलेख से मिलती है, 7वें शिलालेख से मिलती है और द्वादश शिलालेख से मिलती है। तो अशोक की धम्म की नीति की जानकारी किस किस से मिलती है? द्वितीय स्तंभलेख, 7वें शिलालेख और द्वादश शिलालेख से मिलती है। अभिलेख में दान और धम्म दान के अंतर को स्पष्ट किया गया है। सही उत्तर हो जाएगा सी, यानी नवम शिलालेख में इसे स्पष्ट किया गया है। तो नवम शिलालेख में क्या स्पष्ट किया गया है? तो अभिलेख में दान और धम्म दान के अंतर को स्पष्ट किया गया है। नेक्स्ट, मौर्य साम्राज्य के पतन में कौन सा कारण शामिल नहीं है? तो सही उत्तर हो जाएगा सी, यानी आर्थिक संकट शामिल नहीं है। तो क्या क्या शामिल था? तो विदेशी आक्रमण, अयोग्य शासक और प्रांतीय विद्रोह, यानी ये सभी मौर्य साम्राज्य के पतन के कारण थे। तो दोस्तों, मौर्य साम्राज्य से संबंधित 59 क्वेश्चन यहाँ पे थे, उसे हम लोगों ने कंप्लीट किया। यदि इसके अलावा यदि मौर्य साम्राज्य के एडिशनल इन्फॉर्मेशन की बात करें तो आप कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन याद रख सकते हैं, जैसे कि अशोक के शिलालेख का खोज सर्वप्रथम किसने किया था? तो पादित्री फैंथलर ने किया था। कब? तो 1750 ईस्वी में। और अशोक के शिलालेख को सर्वप्रथम पढ़ने का सफलता किसे मिला था? तो जेम्स प्रिंसेप को मिला था 1837 ईस्वी में। और जो अशोक के 14 शिलालेख हैं, यदि उसके ब्रीफ थोड़ा सा हम लोग देख लें तो पहला शिलालेख में पशु बलि की निंदा की गई है। तो क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कि पशु बलि की निंदा किस शिलालेख में किया गया? तो फर्स्ट शिलालेख में किया गया है। और यदि पूछे आपसे क्वेश्चन मनुष्य व पशु दोनों की चिकित्सा व्यवस्था का उल्लेख कौन से शिलालेख में किया गया? तो ये सेकेंड शिलालेख में किया गया है। और यदि आपसे क्वेश्चन पूछे कि भेरी घोष की जगह धम्म घोष की घोषणा किस शिलालेख में की गई है? तो ये याद रखिएगा फोर्थ शिलालेख में किया गया है। और 11वां शिलालेख की बात करें तो धम्म की व्याख्या की गई है 11वें शिलालेख में। और अशोक के तीर्थ यात्राओं का उल्लेख की बात करें तो आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि अशोक के तीर्थ यात्राओं का उल्लेख किस शिलालेख में किया गया है? तो 7th और 8th शिलालेख में किया गया है। और अशोक ने जो जनता को धार्मिक जीवन बिताने के लिए जो प्रेरित किया था, इसका उल्लेख 14th यानी 14वें शिलालेख में किया गया है। और अशोक के कितने स्तंभ लेख की संख्या कितने थे? तो 7 थे। ये भी याद रखिएगा, स्तंभ लेख की संख्या 7 थे और शिलालेख की संख्या 14 थे। स्तंभ लेख की लिपि केवल ब्राह्मी थी और शिलालेख की लिपि ब्राह्मी, खरोष्टी, ग्रीक एवं अरमाइक थी। और ग्रीक एवं अरमाइक लिपि का जो अभिलेख है ये अफगानिस्तान से मिला है और खरोष्टी लिपि का अभिलेख जो है शाहबाज गढ़ी से मिला है एवं मनसेरा से, जो कि पाकिस्तान में है। और से जो भारत में जितना शिलालेख मिला है उसकी लिपि क्या था? तो ब्राह्मी लिपि था। और एक चीज आप याद रख सकते हैं, तो खरोष्टी लिपि जो है तो दाएं से बाईं ओर लिखी जाती थी। क्या था? तो उपगुप्त नामक एक बौद्ध भिक्षु ने अशोक को बौद्ध धर्म की दीक्षा दी थी। नेक्स्ट टॉपिक है मौर्योत्तर बिहार। पहला क्वेश्चन, मौर्य साम्राज्य के उपरांत मगध पे किस वंश का शासन स्थापित हुआ? तो सही तो जगह बी, यानी शुंग वंश का। और शुंग वंश के संस्थापक कौन थे? तो पुष्य मित्र शुंग थे। और शुंग वंश के शासनकाल कब से कब था? तो 185 ईसा पूर्व, यहाँ पे पूर्व होगा, से लेके 75 ईसा पूर्व तक था। नेक्स्ट, शुंग वंश का संस्थापक था तो कौन थे? तो पुष्य मित्र शुंग थे। और इसका शासनकाल कब तक था? तो 185 ईसा पूर्व से लेके 149 ईसा पूर्व तक था। किसका? तो पुष्य मित्र का। नेक्स्ट, किस शुंग शासक ने पाटलिपुत्र में स्थित कुक्कुटराम विहार को 3 बार नष्ट करवाने का प्रयत्न किया? सही उत्तर जाएगा सी, यानी पुष्य मित्र ने। पुष्य मित्र ने ब्राह्मण धर्म का पुनरुद्धार तथा बौद्धों के साथ उत्पीड़क और आक्रामक व्यवहार किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, पाटलिपुत्र पे यवन डेमेट्रियस का आक्रमण किस वंश के शासक
में हुआ? तो सही उत्तर हो जाएगा डी, यानी शुंग वंश के शासन में हुआ था। तो यवन जो थे डेमेट्रियस का आक्रमण किस वंश के शासन में हुआ था? तो शुंग वंश के शासनकाल में हुआ था। नेक्स्ट, पाटलिपुत्र पे डेमेट्रियस का आक्रमण कब हुआ था? सही उत्तर हो जाएगा ए, यानी 185 ईसा पूर्व हुआ था। 185 ईसा पूर्व पाटलिपुत्र पे डेमेट्रियस का आक्रमण हुआ था। नेक्स्ट, मगध में प्रथम ब्राह्मण राज स्थापित किसने किया था? तो सही उत्तर हो जाएगा सी, यानी पुष्यमित्र ने किया था। यानी मगध में प्रथम ब्राह्मण राज का स्थापना यानी स्थापित किसने किया था? तो पुष्यमित्र ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, शुंग वंश के पतन के बाद मगध पे किस वंश का शासन स्थापित हुआ? तो सही उत्तर हो जाएगा सी, यानी कान वंश। और कान वंश का शासन कब से कब था? तो 75 ईसा पूर्व से लेके 30 ईसा पूर्व तक था। क्वेश्चन है, कान वंश का संस्थापक था तो कौन थे? तो वसुदेव थे। तो कान वंश के संस्थापक कौन थे? तो वसुदेव थे। तो शुंग वंश का अंतिम शासक देवभूमि की हत्या कर उसके सचिव वसुदेव ने मगध पे कान वंश का नींव डाली। तो यहाँ से क्वेश्चन आप याद रख सकते हैं, शुंग वंश के अंतिम शासक कौन था? तो देवभूमि था। और इसकी हत्या किसने किया? तो वसुदेव ने। और वसुदेव ने हत्या करके कौन से वंश का संस्थापक स्थापना किया? तो कानु वंश का स्थापना किया। नेक्स्ट, कानु वंश की सत्ता समाप्त की तो किसने की? तो आंध्र सातवाहनों ने की। यदि सातवाहन राजवंश की बात करें तो सातवाहन वंश का स्थापना किसने किया था? तो सिमुक ने किया था। कब? तो 60 ईसा पूर्व में किया था। और किसकी हत्या करके? तो सुशर्मा की हत्या करके। और यदि बात करें सातवाहन शासक की राजधानी कहाँ थी? तो प्रतिष्ठान थी, जो गोदावरी नदी के किनारे थी। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन, कान वंश के उपरांत पाटलिपुत्र पे कुछ समय के लिए किस वंश के राजाओं ने शासन किया? तो सही हो जाएगा बी, यानी मित्र वंश ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, शुंग काल के उत्कृष्ट नमूने बिहार के किस स्थान से प्राप्त हुए हैं? तो सही हो जाएगा सी, यानी बोध गया से। यानी शुंग कला के उत्कृष्ट नमूने बिहार के किस स्थान से प्राप्त हुए हैं? तो बोध गया से प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट, कनिक ने पाटलिपुत्र के किस बौद्ध विद्वानों को अपने दरबार में प्रश्रय दिया? सही उत्तर जाएगा डी, अश्वघोष को दिया था। यानी कनिष्क ने पाटलिपुत्र के किस बौद्ध विद्वानों को अपने दरबार में प्रश्रय दिया था? तो अश्वघोष को दिया था। कनिष्क पाटलिपुत्र के राजा को बुरी तरह परास्त किया तथा हरजाने के रूप में वह यहाँ से अश्वघोष बुद्ध का भिक्षापात तथा एक अद्भुत मुर्गा ले गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, मगध पे शासन करने वाले राजवंश के सही कर्म क्या है? सही तो जगह सी, यानी पहले आया हरियक, उसके बाद शिशुनाग वंश, फिर नंद वंश, फिर मौर्य वंश, फिर शुंग वंश और फिर कानु वंश। और हरियक वंश की बात करें तो इसके संस्थापक कौन थे? तो बिंबिसार थे, यानी वास्तविक संस्थापक बिंबिसार। शिशुनाग वंश के संस्थापक कौन थे? तो शिशुनाग थे। नंद वंश के संस्थापक कौन थे? तो महापद्मनंद थे। मौर्य वंश के संस्थापक कौन थे? तो चंद्रगुप्त मौर्य थे। और शुंग वंश के संस्थापक कौन थे? तो पुष्यमित्र शुंग थे। और कान वंश के संस्थापक कौन थे? तो वसुदेव थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, शुंग वंश का राजधानी थी? तो सही उत्तर जगह डी, यानी पाटलिपुत्र था। तो शुंग वंश की राजधानी कहाँ थी? तो पाटलिपुत्र था। नेक्स्ट, कान वंश के राजधानी थी? तो बी सही उत्तर जाएगा पाटलिपुत्र। कान वंश की भी राजधानी कहाँ था? तो पाटलिपुत्र था। नेक्स्ट, कलिंग शासक खारवेल ने मगध पे आक्रमण कब किया था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा यानी पहली शताब्दी ईसा पूर्व के अंत में। तो कलिंग शासक खारवेल ने मगध पे आक्रमण कब किया था? तो पहली शताब्दी ईसा पूर्व के अंत में किया था। कलिंग नरेश खारवेल ने कहां से कीमती उपहार प्राप्त किया? तो सही उत्तर जगह अंग एवं मगध से किया था। और अंग की राजधानी कहाँ थी? तो चंपा थी। और मगध की राजधानी कहाँ था? तो पाटलिपुत्र। नेक्स्ट, कुषाण साम्राज्य के पतन के उपरांत संभवतः मगध पे शासन रहा। तो किसका शासन रहा? तो लिच्छवियों का रहा। तो कुषाण साम्राज्य के पतन के उपरांत संभवतः मगध पे किसका शासन रहा? तो लिच्छवियों का रहा। कुछ इतिहासकारों के अनुसार मगध पे शक मुरुंडों का नियंत्रण हो गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, गार्गी संहिता में पाटलिपुत्र पे यवनों के आक्रमण का उल्लेख है। यह आक्रमण किसके शासनकाल में हुआ? तो सही तो जगह डी, यानी पुष्यमित्र शुंग के शासनकाल में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुप्रसिद्ध बौद्ध विद्वान अश्वघोष को प्रश्रय देने वाला शासक था। तो ये कौन थे? तो सही तो जगह बी, यानी कनिष्क थे। ये हम बात करें कनिष्क के, तो ये किस मतलब वंश के थे? तो कुषाण वंश के थे।
और कुषाण वंश के संस्थापक कौन थे? तो कुजुल कफडीसेस थे। और इसकी राजधानी कहाँ हुआ करता था? तो फिरोजपुर या इसे पेशावर भी कहा जाता था। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ज्ञान विद्यापीठ चैनल। बिहार स्पेशल सीरीज को आगे कंटिन्यू करते हैं। आज हम लोग प्राचीन बिहार के पार्ट 3 डिस्कस करेंगे, जिसमें गुप्तकालीन बिहार से आगे का एमसीक्यू होगा। यदि आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। यदि बात करें गुप्त काल की, यानी गुप्त वंश के संस्थापक कौन थे? तो श्री गुप्त थे। हम लोग का पहला क्वेश्चन है, चंद्रगुप्त प्रथम का राज्याभिषेक हुआ था तो कहाँ हुआ था? सही उत्तर जाएगा डी, यानी पाटलिपुत्र में हुआ था। नेक्स्ट, चंद्रगुप्त के पाटलिपुत्र में राज्याभिषेक और गुप्त वंश के स्थापना का कौन सा वर्ष था? तो सही उत्तर जाएगा बी, यानी 320 ईस्वी। नेक्स्ट, किस शासक ने वैशाली की लिच्छवी राजकुमारी कुमार देवी से विवाह किया था? तो सही उत्तर जाएगा सी, यानी चंद्रगुप्त प्रथम ने किया था। तो चंद्रगुप्त प्रथम ने लिच्छवी राजकुमारी कुमार देवी से विवाह किया था। नेक्स्ट, चंद्रगुप्त प्रथम ने 320 ईस्वी में महाराजा धीराज की उपाधि धारण की थी। तो ये कहाँ की थी? तो सही उत्तर जाएगा ए, यानी पाटलिपुत्र में किया था। तो चंद्रगुप्त प्रथम ने 320 ईस्वी में महाराज धीराज की उपाधि धारण की थी और चंद्रगुप्त प्रथम ने ही गुप्त संवत का भी प्रचलन किया था। किस शासक ने स्वयं को लिच्छवी दोहित्र कहा? सही उत्तर जाएगा बी, यानी समुद्रगुप्त ने कहा। यानी समुद्रगुप्त खुद को लिच्छवी दोहित्र कहा करता था। नेक्स्ट, बिहार में गुप्त शक्ति के संगठन का श्रेय दिया जाता है। सही उत्तर जाएगा बी, यानी चंद्रगुप्त द्वितीय को दिया जाता है। यानी बिहार में गुप्त शक्ति के संगठन का श्रेय किसे दिया जाता है? तो चंद्रगुप्त द्वितीय को दिया जाता है। नेक्स्ट, गुप्त साम्राज्य की प्रथम राजधानी क्या थी? सही उत्तर जाएगा ए, यानी पाटलिपुत्र थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस शासक से श्रीलंका के राजा मेघवर्मन ने गया में एक बौद्ध मठ स्थापित करने की अनुमति मांगी थी? तो सही उत्तर जाएगा सी, यानी समुद्रगुप्त से। यानी समुद्रगुप्त से श्रीलंका के राजा मेघवर्मन ने गया में एक बौद्ध मठ स्थापित करने की अनुमति मांगी थी। नेक्स्ट, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना का युग है। सही उत्तर जाएगा सी, यानी गुप्त काल ही था। तो नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किस काल में हुआ था? तो गुप्त काल में ही हुआ था। और नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने किया था? तो कुमार गुप्त ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक थे तो कौन थे? तो कुमार गुप्त थे। नेक्स्ट, बोध गया के महाबोधि मंदिर की स्थापना हुई थी तो किस काल में हुई थी? तो गुप्त काल में ही हुई थी। नेक्स्ट, चीनी यात्री फाहियान कितने समय तक पाटलिपुत्र में रहा था? तो ये 3 साल तक पाटलिपुत्र में रहा था। तो चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में फाहियान भारत का भ्रमण पर आया था। इसका उद्देश्य बौद्ध पांडुलिपियों प्राप्त करना था। तो याद रखिएगा, फाहियान किसके शासनकाल में आया था? तो चंद्रगुप्त द्वितीय के काल में आया था और ये पाटलिपुत्र में 3 साल तक रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, आर्यभट्ट का संबंध किस नगर से है? तो सही उत्तर जाएगा डी, यानी पाटलिपुत्र से। तो आर्यभट्ट का संबंध किस नगर से है? तो पाटलिपुत्र नगर से है। नेक्स्ट, गुप्त काल की एक सुंदर कार्तिकेय मूर्ति किस जिले में प्राप्त हुई है? सही उत्तर जाएगा डी, यानी शाहाबाद में प्राप्त हुई है। तो गुप्त काल की कार्तिकेय मूर्ति किस जिले से प्राप्त हुई थी? तो ये शाहाबाद जिला से प्राप्त हुई थी। 7.5 फीट ऊंची बुद्धदेव की एक पीतल की मूर्ति प्राप्त हुई है। तो ये कहाँ से प्राप्त हुई है? तो ये सुल्तानगंज से प्राप्त हुई है। तो बिहार में 7.5 फीट ऊंची बुद्धदेव की पीतल की मूर्ति कहाँ से प्राप्त हुई है? तो सुल्तानगंज से। नेक्स्ट, राजगीर के मणिनाग मंदिर में पत्थर पे खोदे हुए गणेश, विष्णु तथा नाग नागिनों के चित्र हैं। यह किस काल के हैं? सही उत्तर जाएगा सी, यानी गुप्त काल के हैं। नेक्स्ट, राजगीर में स्थित जरासंध की बैठक का निर्माण किस काल में हुआ था? सही उत्तर जाएगा बी, यानी गुप्त काल में ही हुआ था। तो जरासंध की बैठक का निर्माण गुप्त काल में ही हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18, तिरभुक्ति यानी आधुनिक दरभंगा जिसे बोलते हैं, आधुनिक नाम दरभंगा है। तो दरभंगा का प्राचीन नाम क्या था? तो तिरभुक्ति था। का राज्यपाल था तो कौन थे राज्यपाल? सही उत्तर जाएगा यानी गोविंद गुप्त थे। तो तिरभुक्ति यानी दरभंगा का राज्यपाल कौन थे? तो गोविंद गुप्त थे। गोविंद गुप्त चंद्रगुप्त द्वितीय का छोटा पुत्र था। नेक्स्ट, बिहार में बुद्ध विहार का प्राचीनतम केंद्र है। ये कौन है? तो नालंदा है। तो बिहार में बौद्ध विहार का प्राचीनतम केंद्र क्या था? तो नालंदा था।
नेक्स्ट, नालंदा विश्वविद्यालय किस लिए प्रसिद्ध है? तो सही उत्तर हो जाएगा सी, यानी बौद्ध धर्म के दर्शन के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट, नालंदा में अवस्थित भारतीय विश्वविद्यालयों में फाहियान किसके शासन के दौरान आया था? तो सही उत्तर हो जाएगा सी, यानी चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के काल में आया था। किसने यह वर्णन किया है कि मध्य भारत के सभी देशों में मगध देश में सर्वाधिक नगर थे? धनपतियों ने यहाँ चिकित्सालय बनवाए थे जहाँ रोगियों को मुफ्त भोजन तथा दवाएं दी जाती थी। तो सही उत्तर जगह से आइए फाहियान ने बोला था, यानी फाहियान ही ने बताया था कि मध्य भारत में सभी देशों में मगध देश में सर्वाधिक नगर हुआ करते थे और धनपतियों ने यहाँ पे चिकित्सालय बनवाए थे जहाँ पे कि रोगियों को मुफ्त में भोजन और दवाएं दी जाती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुप्त संवत का आरंभ होता है, कब होता है? तो सही उत्तर जाएगा सी, यानी 320 ईस्वी में हुआ था। तो गुप्त संवत का आरंभ 320 ईस्वी में हुआ था। में किसे भारत का नेपोलियन कहा जाता है? तो सही उत्तर जाएगा सी, यानी समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। नेक्स्ट, सौराष्ट्र और मालवा क्षेत्र की विजय किस गुप्त सम्राट ने की? तो सही उत्तर जाएगा सी, यानी चंद्रगुप्त सेकेंड विक्रमादित्य ने किया था। तो सौराष्ट्र और मालवा क्षेत्र की विजय किस गुप्त सम्राट ने की थी? तो चंद्रगुप्त सेकेंड विक्रमादित्य। नेक्स्ट, प्रयाग प्रशस्ति का रचयिता कौन था? सही उत्तर जाएगा बी, यानी हरिसेन थे। तो प्रयाग प्रशस्ति के रचयिता कौन थे? हरिसेन थे। नेक्स्ट, किस गुप्त सम्राट ने दक्षिण भारत में सफल सैनिक अभियान किए? तो सही उत्तर जाएगा बी, यानी समुद्रगुप्त, जिसे भारत का नेपोलियन भी कहा जाता है। नेक्स्ट, प्रयाग प्रशस्ति में किस सम्राट के विजय अभियानों की चर्चा है? सही उत्तर जाएगा डी, यानी समुद्रगुप्त की। नेक्स्ट, गुप्त साम्राज्य के पतन के क्या कारण थे? तो सही उत्तर जाएगा हुनों के आक्रमण, प्रशासन का सामंती स्वरूप तथा कमजोर शासक, यानी सही उत्तर जाएगा ऑप्शन सी इसके करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मगध पे मिहिर कुल का आक्रमण किस शासक के समय हुआ था? सही उत्तर जाएगा डी, यानी नरसिंह गुप्त के समय हुआ था। तो नरसिंह गुप्त के समय ही मिहिर कुल का आक्रमण हुआ था। नेक्स्ट, गुप्त काल ज्ञान विज्ञान के विकास का स्वर्णिम युग था, इसमें योगदान करने वाले विद्वान थे? तो सही उत्तर जाएगा वराहमिहिर, आर्यभट्ट तथा ब्रह्मगुप्त, यानी ये तीनों के योगदान थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, मगध के प्रवर्ती गुप्त शासक। पहला क्वेश्चन है, मगध के प्रवर्ती गुप्त वंश का संस्थापक था? सही उत्तर जाएगा ए, यानी कृष्णगुप्त। कृष्णगुप्त का शासनकाल लगभग 510 से 525 ईस्वी तक रहा था। नेक्स्ट, मगध के किस प्रवर्ती गुप्त शासक ने मोखरी शासक को पराजित किया था? सही उत्तर जाएगा बी, यानी कुमारगुप्त थर्ड ने। नेक्स्ट, मोखरी शासक ने किसे परास्त कर मगध के अधिकांश भाग को जीत लिया था? सही उत्तर जाएगा बी, यानी दामोदर गुप्त ने, यानी दामोदर गुप्त ने मोखरी शासक को परास्त कर मगध के अधिकांश भाग को जीत लिया था। हर्षवर्धन ने किसे मगध के क्षेत्र में अपना प्रतिनिधि बनाया था? सही उत्तर जाएगा डी, यानी माधव गुप्त को बनाया था, यानी हर्षवर्धन ने माधव गुप्त को मगध के क्षेत्र में अपना प्रतिनिधि बनाया था। नेक्स्ट, हर्षवर्धन के मृत्यु उपरांत बिहार के कुछ क्षेत्रों में कुछ समय के लिए तिब्बत की संप्रभुता स्थापित हो गई थी, जिसका अंत किसने किया था? तो सही उत्तर जाएगा सी, यानी आदित्य सेन ने किया था। बिहार के किसी स्थानीय शासक अर्जुन ने चीनी यात्रियों को क्षति पहुंचाई थी। प्रतिशोध में तिब्बत और नेपाल की सेनाओं ने बिहार पर आक्रमण कर दिया था। नेक्स्ट, मगध के किस प्रवर्ती गुप्त शासक ने अश्वमेघ यज्ञ का आयोजन कराया था? सही उत्तर जाएगा यानी आदित्य सेन ने करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, मगध के प्रवर्ती गुप्त वंश का अंतिम शासक था, तो ये कौन थे? सही उत्तर जाएगा बी, यानी जीवित गुप्त सेकेंड थे। कन्नौज के शासक ने जीवित गुप्त सेकेंड की हत्या कर इस वंश का अंत कर दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, मगध के किस प्रवर्ती गुप्त शासक को असंख्य शत्रुओं का विजेता कहा गया है? सही उत्तर जाएगा यानी कृष्णगुप्त को कहा गया है। यह विद्वानों द्वारा सदा घिरा रहता था, यानी कृष्णगुप्त हमेशा विद्वानों द्वारा घिरा रहता था। नेक्स्ट देखते हैं, मगध के प्रवर्ती गुप्त शासक और उसके उपाधियों को सुमेलित कीजिए। तो इसका होगा हर्षगुप्त, जिसके वीर योद्धा की उपाधि लिया था। कुमारगुप्त, महाराजाधिराज की उपाधि। जीवित गुप्त, राजाओं के सिरमौर। और आदित्य सेन, परम भट्टारक महाराजाधिराज की उपाधि लिया था। याद रखिएगा किसने क्या उपाधि लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रवर्ती गुप्त सम्राट के बारे में कहा गया है कि उसने समुद्र तट तथा हिमालय के शत्रुओं को जीता था।
तो किसके बारे में कहा गया है? तो सही उत्तर हो जाएगा डी यानी जीवित गुप्त के बारे में कहा गया है। हर्षवर्धन की मृत्यु के बाद मगध के अंतर्गत एक विस्तृत साम्राज्य स्थापित करने वाला प्रथम शासक था, तो कौन था? तो आदित्य सेन थे। नेक्स्ट, मगध के किस प्रवर्ती गुप्त सम्राट के शासनकाल में चीनी राजदूत वांग हुएन से भारत की यात्रा की? सही उत्तर हो जाएगा डी यानी आदित्य सेन के काल में किया था। कौन? तो चीनी राजदूत वांग हुएन से। नेक्स्ट क्वेश्चन, मगध के प्रवर्ती गुप्त शासकों का सही क्रम है? सही उत्तर हो जाएगा बी यानी श्री कृष्णगुप्त, हर्षगुप्त, जीवित गुप्त, कुमार गुप्त, दामोदर गुप्त, महासेन गुप्त, देवगुप्त, माधव गुप्त और आदित्य सेन। ये इसका क्रोनोलॉजी है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है गुप्त काल के बाद और बिहार। चीनी यात्री इत सिंह बिहार का भ्रमण किया था, लगभग कब किया था? सही उत्तर हो जाएगा सी 673 ईस्वी में किया था। इत सिंह ने लगभग 675 ईस्वी में लगातार 675 ईस्वी से लगातार 10 वर्षों तक नालंदा विश्वविद्यालय में शिक्षा प्राप्त किया था। हर्षवर्धन के समय में बिहार राज्य में कौन सा विश्वविद्यालय प्रसिद्ध था? सही उत्तर जगह डी यानी नालंदा विश्वविद्यालय प्रसिद्ध था। और नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने किया था? तो कुमारगुप्त ने। नेक्स्ट, चीनी यात्री वेन्सांग ने किस विश्वविद्यालय में अध्ययन किया था? तो सही उत्तर जगह डी यानी नालंदा विश्वविद्यालय में किया था। वेन्सांग ने नालंदा विश्वविद्यालय में 635 से 640 ईस्वी यानी 5 वर्षों तक अध्ययन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेन्सांग ने पाटलिपुत्र की यात्रा किस वर्ष में की थी? सही उत्तर जाएगा ए यानी सन 635 ईस्वी में किया था। नेक्स्ट, बोध गया के महाबोधि वृक्ष को क्षति पहुंचाने वाला शासक कौन था? सही उत्तर जाएगा सी यानी शशांक। शशांक बंगाल का शासक था जो क्रूर एवं धर्मांध था। पालकालीन बिहार, इससे पहले हम लोग यदि कुछ गुप्त काल की अन्य जानकारी की बात करें, यदि क्वेश्चन ये पूछेगा तो प्रथम गुप्त शासक कौन था जिन्होंने परम भागवत की उपाधि धारण किया था? तो याद रखिए ये समुद्रगुप्त थे। और स्कंदगुप्त के शासन काल में ही हुनों का आक्रमण हुआ था। तो क्वेश्चन पूछ सकता है कि हुनों का आक्रमण किसके काल में हुआ था? स्कंदगुप्त के काल में हुआ था। और अंतिम यानी लास्ट गुप्त शासक कौन थे? तो विष्णुगुप्त थे। और इसमें यदि क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि प्रशासन की सबसे छोटी इकाई क्या हुआ करता था? तो ग्राम हुआ करता था। और ग्राम सभा के मुखिया को क्या कहते थे? तो ग्रामिक कहलाता था। और भू राजस्व का कुल उत्पादन कितना होता था? तो 1/4 भाग के 1/6 भाग हुआ करता था। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं पालकालीन बिहार की ओर। उदंतपुर शिक्षा केंद्र निम्न में से किस राज्य में अवस्थित था? सही उत्तर जगह बी यानी बिहार में अवस्थित था ये। पाल वंश के संस्थापक कौन थे? सही उत्तर जगह बी यानी गोपाल थे। गोपाल का शासनकाल 750 से 770 ईस्वी तक रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, विक्रमशिला विश्वविद्यालय का संस्थापक था तो कौन थे? तो धर्मपाल थे। और नालंदा विश्वविद्यालय के कौन थे? तो कुमारगुप्त। धर्मपाल का शासनकाल 770 से लेके 810 ईस्वी तक था। नेक्स्ट, विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किस वंश के शासक ने किया था? सही उत्तर जाएगा सी यानी पाल वंश के शासक ने। नेक्स्ट, आधुनिक बिहार के किस जिले में विक्रमशिला विश्वविद्यालय स्थित है? तो इसका सही उत्तर जाएगा डी यानी भागलपुर में है। नालंदा महाविहार को आर्थिक अनुदान देने वाला शासक था। सही उत्तर जगह यानी हर्ष, धर्मपाल एवं देवपाल थे। नेक्स्ट, मुंगेर जो कि बिहार में है को अपनी राजधानी बनाने वाला पाल शासक कौन थे? सही उत्तर जगह बी यानी देवपाल थे। नेक्स्ट, पाल शासकों द्वारा बौद्ध धर्म के किस संप्रदाय को विशेष प्रोत्साहन दिया गया? सही उत्तर जगह यानी महायान को। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। किस शासक के काल में शैलेंद्र वंश के शासक ने नालंदा में एक बौद्ध मठ का स्थापना करवाया था? तो सही उत्तर जगह सी यानी देवपाल। इसके लिए देवपाल ने 5 गांव दान के रूप में दिया था। नेक्स्ट, नालंदा विश्वविद्यालय के खर्च के लिए किसने 200 गांव को दान में दिया? सही उत्तर जगह यानी धर्मपाल ने दिया था। नेक्स्ट, किस शासक ने उदंतपुरी, जिसे प्रेजेंट में बिहार शरीफ कहा जाता है, में बौद्ध विहार की स्थापना करवाया था? सही उत्तर जगह यानी गोपाल ने उदंतपुरी में बौद्ध विहार की स्थापना करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस काल में कांसे की मूर्तियों के निर्माण की एक उन्नत शैली का विकास बिहार में हुआ था? सही उत्तर जाएगा डी यानी पाल युग में। नेक्स्ट, बिहार में पाल युग में कांस्य से निर्मित मूर्ति की एक उन्नत शैली का विकास हुआ। कांस्य मूर्तियों के निर्माण की इस शैली में निर्णायक देन थी। सही उत्तर जाएगा बी यानी धीमन। नेक्स्ट क्वेश्चन,
पालकालीन कांस्य मूर्ति कलाकार धीमन एवं विठपल कहाँ के निवासी थे? सही तो जगह सी, ये नालंदा के निवासी थे। पालकालीन कांस्य प्रतिमाएं सांचे में ढली है, इसका साक्ष्य मिलता है, ये कहाँ से मिलता है? सही तो जगह ए, नालंदा एवं कुर्कीहार से, जो गया में है, सॉरी कुर्कीहार, जो कि गया को कहा जाता है। तो पालकालीन कांस्य प्रतिमाएं एक सांचे ढली है, इसका साक्ष्य कहाँ कहाँ मिलता है? तो नालंदा एवं गया में। नेक्स्ट, पालकालीन मूर्ति कलाकार धीमन एवं विठपाल समकालीन थे, तो किसके समकालीन थे? सही तो जगह डी, यानी धर्मपाल एवं देवपाल के समकालीन थे। नेक्स्ट, चित्रित पांडुलिपि अष्ट सहस्रिक, प्रज्ञा परिमित और पंचरक्ष किस युग के हैं? सही तो जगह सी, यानी पाल युग के हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, पालकालीन चित्रकला का भित्ति चित्र रूप कहाँ से प्राप्त हुआ है? सही तो जगह डी, यानी नालंदा से प्राप्त हुआ है। तो पालकालीन चित्रकला भित्ति चित्र कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो नालंदा से हुआ है। नेक्स्ट, पाल शासक अपना आदेश प्रसारित करते थे, तो किसमें कहाँ करते थे? तो पाटलिपुत्र से करते थे। नेक्स्ट, पाल काल में श्रीनगर भुक्ति कहा जाता था, तो किसे कहा जाता था? तो ये मगध को कहा जाता था। नेक्स्ट, देवपाल की अनुमति से सुमात्रा के राजा बलदेव पुत्र ने कहाँ विदेशी विद्यार्थियों के लिए छात्रावास का निर्माण करवाया था? तो ये नालंदा में करवाया था। नेक्स्ट, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है मिथिला के कर्नाट शासक। मिथिला या त्रिहुत के कर्नाट राज्य का उदय 1097 से 98 में किसके शासनकाल में हुआ था? सही उत्तर जगह ए, यानी रामपाल के शासनकाल में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, मिथिला या त्रिहुत के कर्नाट राज्य का संस्थापक था, तो कौन थे? तो न्याय देव थे। नेक्स्ट, मिथिला के कर्नाट शासकों की राजधानी थी, ये कहाँ थी? तो सिमरावगढ़ में था। तो मिथिला के कर्नाट शासकों की राजधानी कहाँ हुआ करता था? सिमरावगढ़। नेक्स्ट क्वेश्चन, कर्नाट वंश का अंतिम शासक था, तो कौन थे कर्नाट वंश के अंतिम शासक? बी, यानी हरि सिंह थे। तो कर्नाट वंश के अंतिम शासक कौन थे? हरि सिंह थे। नेक्स्ट, कर्नाट वंश का पूर्णतः अंत हुआ, तो कब हुआ था? तो 1378 ईस्वी में हो गया था। नेक्स्ट, बिहार में किसके समय में पंजी प्रबंध का विकास हुआ था? सही उत्तर जगह ए, यानी कर्नाट शासक के ही काल में पंजी प्रबंध का विकास हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, तिब्बती इतिहासकार धर्म स्वामी त्रिहुत आया था, कब आया था? तो ये 1234 ईस्वी में आया था। तो तिब्बती इतिहासकार धर्म स्वामी 1234 ईस्वी में त्रिहुत आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, बख्तियार खलजी के आक्रमण के समय कर्नाट राज्य पे किसका शासन था? संयुक्त जगह यानी नरसिंह देव का शासनकाल था। नेक्स्ट, तुर्क सेनापति तुर्गिल तुगन द्वारा मिथिला पे आक्रमण की चर्चा करने वाला विदेशी यात्री है। संयुक्त जगह डी, यानी धर्मस्वामी और मुल्ला तकिया है। तो तुर्क सेनापति तुर्गिल तुगन द्वारा मिथिला पे आक्रमण की चर्चा करने वाला विदेशी यात्री कौन है? तो धर्मस्वामी और मुल्ला तकिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, तुर्गिल तुगन के अभियान के समय कर्नाट राज्य का शासक था, तो कौन था? तो राम सिंह देव थे। तो तुर्गिल तुगन के अभियान के समय कर्नाट राज्य के शासक कौन थे? तो राम सिंह देव। नेक्स्ट, कर्नाट शासकों में कौन एक महान समाज सुधारक था? संयुक्त जगह बी, यानी हरि सिंह देव थे। नेक्स्ट, पंजी प्रबंध मिथिला क्षेत्र में किसके शासन काल में मुख्य रूप से विकसित हुआ? संयुक्त जगह सी, यानी हरि सिंह देव के काल में विकसित हुआ था। प्राचीन बिहार को समाप्त कर लिया है। नेक्स्ट पार्ट में हम लोग मध्यकालीन बिहार को कवर करेंगे। यदि ये सेशन आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद।